नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम भारत के लोग आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कितनी सुंदर लाइनें हैं, कितनी शानदार बेहतरीन लाइनें हैं और क्या समा रहा होगा संविधान सभा में उस दिन, पूरे देश में उस दिन, जिस दिन ये संविधान इस स्थिति में पहुंचा जहां उसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तो 26 नवंबर 1949 का वो पवित्र पावन दिन, महत्वपूर्ण दिन, और भारत सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से इस दिवस को एक महत्वपूर्ण यादगार क्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, संविधान दिवस के रूप में। और 75 वर्षों से अधिक का समय हमारे संविधान को निर्मित हुए हो गया है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है संविधान, लागू हुए भी 75 वर्षों से अधिक का समय हो गया है। तो इन 75 वर्षों में भारतीय संविधान की जो यात्रा है, उस पर आधारित जो भारतीय राज व्यवस्था है, उसकी जो यात्रा है, उसके कई पड़ाव, कई चरण आए हैं। और हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण जो खूबसूरतियां हैं, उनमें से एक खूबसूरती ये है कि ये संविधान जब भी कभी जरूरत हो, जब भी कभी आवश्यक लगे, जब भी कभी प्रासंगिकता बनाए रखनी हो, उस समय इसमें, इसके प्रावधानों में महत्वपूर्ण रूप से बदलाव किया जा सकता है। और उन्हीं बदलावों को संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में संशोधन प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संशोधन की दो प्रकार की प्रक्रियाएं आर्टिकल 368 में दी गई हैं और उन दोनों प्रक्रियाओं के तहत बहुत सारे संशोधन इन 75 वर्षों में किए गए, जिनकी संख्या 106 है अब तक। तो आज की ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन डे स्पेशल या संविधान दिवस विशेष जो क्लास हम लोग रख रहे हैं अपने चैनल पॉलिटी जोन पर, उसके माध्यम से हम इन 106 संशोधनों को देखने की कोशिश करेंगे। इनमें वैसे तो हर संशोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान में जो भी चीज आई है वो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके प्रभाव, उसकी प्रकृति और फिर आगामी एग्जामिनेशन के लिहाज से इनमें से कुछ संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकेंगे, कुछ थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो सकेंगे और कुछ बिल्कुल एक सामान्य दृष्टि से महत्व के हो सकेंगे। इसलिए लिए तो हमने सभी संशोधन है। कुछ संशोधन पे थोड़ा समय लगेगा, वो थोड़ा आकार में प्रकृति उनकी बड़ी है, कुछ संशोधन बहुत तेजी से हो जाएंगे। तो आग्रह है कि ये सभी 106 संशोधन देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अपने संविधान को नजदीक से जानने का ये जो अवसर है, ये आज इसका भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। हमने नाम रखा है महाग्रंथ क्लास इसका, क्योंकि महाग्रंथ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और भारतीय संविधान के 75 वर्ष, 106 जो संशोधन है, उनकी यात्रा 26 नवंबर संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे स्पेशल। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीपीटी स्लाइड्स ले ली हैं ताकि हमारा समय बच जाएगा, और ये पैनल पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब तक के संविधान संशोधन एक विवरण हम ले रहे हैं इसमें, और इसमें सबसे पहला जो संशोधन है 1951 में किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस समय हमारी जो निर्वाचित संसद है उसका गठन नहीं हुआ था, वो 1952 में गठन होता है। यानी ये जो पहला संशोधन किया गया, ये उस अंतरिम संसद के द्वारा किया गया जो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद का रूप धारण किया, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के रूप में आखिरी अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर के और अप्रैल 1952 तक ये जो संविधान सभा थी, इसने एक इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, जो एक सदनीय थी। और उस समय पर शंकरी प्रसाद का जो वाद था, उसके संदर्भ में इस पहले संविधान संशोधन का परीक्षण भी हुआ था। इसका जिक्र हम कभी अन्य करेंगे, करते रहते हैं बहुत बार। आज केवल संशोधनों पे हम जोर दे रहे हैं। तो पहला संशोधन जो है 1951 में द्विसदनीय निर्वाचित संसद के अस्तित्व में आने से पूर्व कार्य कर रही जो अंतरिम संसद थी, इंटरिम जो पार्लियामेंट थी, उसके द्वारा किया गया पहला संविधान संशोधन। और इसके माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नई अनुसूची 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ी गई। कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां मूल रूप से दी गई थी, आज 12 अनुसूचियां, तो 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से जोड़ी गई, अत्यधिक महत्वपूर्ण। हर लाइन क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आज की इस क्लास में, ठीक है, हर लाइन क्वेश्चन है। तो 9वीं अनुसूची के रूप में, जिसका उद्देश्य था भूमि सुधार की जो राज्य निर्मित विधियां हैं उनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए न्यायालय के हस्तक्षेप और न्याय की व्याख्या के दायित्व से मुक्त रखना था, क्योंकि समाजवादी समाज स्थापित करना था, जिसके लिए संपत्ति का जो अधिकार था वो एक बाधक प्रस्तुत हो रहा था। क्योंकि जब भी भूमि का अधिग्रहण स्टेट करता, उसके लिए लॉ बनाता, तो अनुच्छेद 32 का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके माध्यम से राज्य की कार्रवाइयों को चुनौती दी जा सकती थी। तो ऐसे में ये जरूरी था कि न्यायालय की जो हस्तक्षेप की जो संभावना थी उसको सीमित किया जाए, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया 9वीं अनुसूची। हालांकि सभी 12 अनुसूचियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी और सर्वाधिक विवादास्पद अनुसूची के रूप में भी ये जानी जाती है आज तक। और इसमें भूमि सुधार अधिनियम जो है बहुत सारे विभिन्न स्टेट्स के प्रस्तुत होते गए हैं, आज भी लगातार ये चर्चित होती है। इसके अलावा अन्य भी कुछ विधियां इसमें प्रस्तुत होती गई कालांतर में। कभी 9वीं अनुसूची पर अलग से जब बात करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी।
तो नौवीं अनुसूची का जो आर्टिकल है वो 31B है। इसमें लिखा हुआ है संपत्ति के अधिकार के अनुच्छेद 31 के आगे 31 क और 31 ख का समावेशन किया गया। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उस पे कुछ प्रतिबंध रख सके, इसलिए 31 क और 31 ख के रूप में दो अपवाद सृजित किए गए पहले संशोधन से। अनुच्छेद 31 क के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि जब भी राज्य कोई संपदा अर्जन करेगा उसके लिए जो विधियां बनाई जाएंगी वो संरक्षित रहेंगी। ठीक है, ये यहां लिखा है, मैं बोल दे रहा हूं, विधियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। और अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से नौवीं अनुसूची को स्थान दिया गया है ना। तो नौवीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा से बाहर मानी गई। हालांकि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती जो डिसीजन है उस दिन से के बाद से जो भी नौवीं अनुसूची में जो भी प्रावधान, जो भी कानून आते हैं वो सब न्यायिक समीक्षा के अधीन है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन भी संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले संशोधन को देख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर साथ ही आर्टिकल 15 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया खंड जोड़ा गया, 15(4) जोड़ा गया था। ठीक है, 15(4) आर्टिकल 15 जो है वो भेदभाव के निषेध की बात करता है, समानता की बात करता है, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य जो है नागरिकों में और नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेंगे। सार्वजनिक स्थानों का जो प्रयोग है, कुएं, होटल, दुकान, भोजनशाला, धर्मशाला, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जो है, सार्वजनिक जो समागम की जो स्थान है, वहां किसी को प्रवेश करने या उसका उपयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर। और साथ ही राज्य अपवाद रखा गया था कि राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन साथ ही जब चंपाकम द्वैराजन का वाद आया उसके बाद जो डिसीजन आए उसके संदर्भ में ये जो आर्टिकल 15 का खंड 4 जुड़ा, जिसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग होंगे उनके संरक्षण के विशेष उपाय कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके हित में विशेष प्रकार के उपाय कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पिछड़ेपन का आधार जो है सामाजिक शैक्षणिक कहा गया। राज्य सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हित में विशेष प्रकार के उपाय कर सकेगा। ध्यान रखिएगा। आज तो 15(6) तक इसमें आ चुके हैं। कालांतर में 93वें संविधान संशोधन से अभी आएगा, उसमें 15(5) जोड़ा गया और 103वें संविधान संशोधन से 15(6) जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। इस संशोधन से अनुच्छेद 19 के खंड 2 में जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, खंड 19 का जो खंड 2 है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के 3 आधार और जोड़ेगा। 19(1) से 19(1) जी तक स्वतंत्रता दी गई है, 19(2) से 19(6) तक प्रतिबंध दिए गए हैं। 19(2) में प्रतिबंध दिया गया है। 19(2) को इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, उसमें प्रतिबंध रखे गए और प्रतिबंध के आज हम करीब 8 आधार देखते हैं। उसमें तो 3 नए आधार जोड़े गए थे, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध और अपराध उद्दीपन। उद्दीपन का होता है उकसावा। इन 3 आधारों पर और जोड़े गए। मूल कुछ आधार थे, टोटल आज की डेट में 8 आधार हैं। फंडामेंटल राइट्स में इसका डिटेल हम लोग जिक्र करते हैं। भारत की प्रभुता है, भारत की अखंडता है, राज्य की सुरक्षा है, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध है, न्यायालय की अवमानना है, मानहानि है, अपराध उद्दीपन है और लोक व्यवस्था है। ये 8 ग्राउंड्स हैं, तो 3 ग्राउंड इससे जोड़े गए। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण संशोधन है। देखिए कहां कहां प्रावधान हुआ, 31(a), 31(b), 9वीं अनुसूची, 15(4) और 19(2) में 3 आधार है ना। समराइज कर दिया इसको। 19 के खंड 1 के उपखंड 6 ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, A B C D E F हट गया था G, तो इंग्लिश में 19(1) G है ये, है ना। 19(1) और स्मॉल g है। कैपिटल होगा तो आर्टिकल होगा, स्मॉल होगा तो खंड होगा, है ना। तो ये उपखंड में व्यवस्था की गई कि राज्य को व्यापार या कारोबार से नागरिकों को पूरी तरह बाहर करके अपने पक्ष में व्यापार का एकाधिकार सृजित करने या किसी व्यापार के राष्ट्रीयकरण की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जो है संशोधन था। और ये संपत्ति के अधिकार, क्योंकि यदि जो व्यापार है व्यक्तियों का वो उनका संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य समाजवाद लाने के उद्देश्य से किसी व्यापार का जो राष्ट्रीयकरण कर सकता है, किसी व्यापार से संबंधित नियम अपने हाथ में ले सकता है। हम देखते हैं 1969 में, 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोल और खदान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी तो वैश्वीकरण के दौर में है, इसलिए अब तो राष्ट्रीयकरण से उलट चीजें निजीकरण की तरफ जाती हैं। रेलवेज में देते हैं हम, या बीमा कंपनियों में देते हैं, टेलीकॉम कंपनीज में देते हैं। लेकिन बात ये उस समय की चल रही है जब समाजवादी आदर्श जो है वो प्रमुख रूप से प्रस्तुत हुआ था। ठीक है साहब, चलिए, ये थोड़ा आर्टिकल लंबा था संशोधन। फिर दूसरा संशोधन अधिनियम फटाफट से देखते हैं। अनुच्छेद 81 में परिवर्तन किया गया। ये लोकसभा का आर्टिकल है, जहां संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में लोकसभा में एक सदस्य को 7.5 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, आज तो ये सीमा भी बढ़ती जा रही है और अभी तो जो
नई जनगणना और उसके बाद जो नया परिसीमन, ये सारी चीजें हैं, कालांतर में इन पर हम बात करेंगे। आप दूसरा संशोधन इसलिए याद रख लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से रिलेटेड है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। फिर तीसरा संशोधन है संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में कुछ संशोधन किए गए थे। ठीक है, चौथा संशोधन अनदर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेला बनर्जी वाला जो केस था उसके साथ इसको जोड़ते हैं। 1955 में बेला बनर्जी वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय में के संदर्भ में किया गया था। इस वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया गया था कि संपत्ति का अधिग्रहण करते समय प्रतिकर का तात्पर्य उचित मुआवजे से है, क्योंकि जब किसी की संपत्ति स्टेट लेगा तो बदले में उसे कुछ राशि देगा, तो वो प्रतिकर कंपनसेशन उसको बोलते हैं, क्षतिपूर्ति बोलते हैं। तो न्यायालय ने कहा था कि वो उचित मुआवजा होना चाहिए, लेकिन उचित मुआवजा अगर स्टेट देगा तो ऐसी स्थिति में स्टेट के जो संसाधन है उनको नुकसान होगा। तो स्टेट ने क्या किया, ये प्रावधान किया कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन लोक हित के लिए, मतलब यदि कानून बनाकर संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसकी प्रतिकर की पर्याप्तता के प्रश्न पर न्यायालय जो है वो विचार नहीं कर सकेगा। ठीक है, यहां मैंने एक बार आपको दिखाने के लिए लिया थोड़ा सा ऊपर स्लाइड, अभी वापस नीचे ले रहा हूं उसको स्लाइड को। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, मतलब न्यायालय की शक्ति को फिर से कटौती की गई। तो आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए थोड़ा घुमाकर प्रश्न पूछ लिया जाए कि न्यायालय की शक्ति में को कमी करने वाले कौन कौन से संशोधन हुए, तो पहला संशोधन हो गया अभी तक और चौथा संशोधन हो गया। इन 4 संशोधन में पहला और चौथा संशोधन जो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां संशोधन है 1955 आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 3 जो है वो राज्यों के निर्माण, नए राज्यों का निर्माण है ना, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, या मैं यहां लिख देता हूं, अनुच्छेद 3 जो है किससे संबंधित है, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बना। ठीक है, पहले मद्रास से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था और विभिन्न प्रकार के जो राज्यों का निर्माण हुआ। तो इसमें यह संशोधन किया गया कि राज्य पुनर्गठन, इसको राज्य पुनर्गठन बोलते हैं, कि जो विधेयक संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा उससे उस पर अपने विचार एक निश्चित समय सीमा में प्रकट करने होंगे। तो समय सीमा निर्धारित की गई, क्योंकि जब ये ऐसा विधेयक प्रस्तुत होता है संसद में तो उससे पहले राष्ट्रपति की वो पूर्व से सिफारिश के लिए जाता है, राष्ट्रपति उसको राज्य विधानमंडल को भेजेंगे और एक समय सीमा उसमें अलॉट करेंगे। उस समय सीमा के भीतर विधेयक भेजना पड़ेगा। यदि उस समय सीमा के बाद विधेयक ना भेजे राज्य, तो फिर उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यानी राज्य की जो सिफारिश होगी सलाहकारी है, केवल बाध्यकारी नहीं है, है ना। ये ध्यान रखिए, संवाद में केंद्र को मजबूत बनाया गया है, कठोर केंद्र है, राज्यों को स्वायत्तता दी गई है लेकिन केंद्र मजबूत है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो विधेयक उस निश्चित समय सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद ही संसद के समक्ष पेश किया जा सकेगा। ठीक है, फिर छठा संशोधन है 7वीं अनुसूची में संघ सूची में परिवर्तन किया गया, साथ ही राज्य सूची की प्रविष्टि में भी परिवर्तन किया गया, ये भी ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 5वां संशोधन भी अनदर बहुत महत्वपूर्ण हो गया। फिर 7वां संशोधन तो बिल्कुल भारत का जो वर्तमान आकार है उसके निर्धारण में एक बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है, क्योंकि 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही राज्यों के 4 प्रकार के वर्गीकरण थे, ए, बी, सी और डी। तो उस 4 प्रकार के जो वर्गीकरण थे ना, ए, बी, सी और डी वाला जो वर्गीकरण, उसको समाप्त किया गया। उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की आयोग बनाया गया था, जिसमें हृदयनाथ कुंजर और के.एम. पणिक्कर साहब भी थे, और उनकी संस्तुतियों के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर 7वां संशोधन और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये मैं लिखा है राज्यों का 4 भागों में वर्गीकरण, ए, बी, सी और डी। ठीक है, कै, खे, गे और घे हिंदी में। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, आंदोलन की प्रवृत्तियां, हमने देखा मद्रास से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, पोट्टू श्रीरामुलु का अनशन था। राज्य पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन, आप देख रहे होंगे मैक्सिमम लाइनें इसमें लिख दी हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है, याद रखिएगा। फजल अली आयोग की सिफारिशों को ध्यान रखते हुए राज्यों के 4 प्रकार के इस वर्गीकरण को समाप्त करके केवल 2 भाग रखे गए। 2 भाग क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। संविधान में उसे संघ शासित प्रदेश या संघ राज्य बोलेंगे, उसको हम सामान्य व्यवहार में केंद्र शासित प्रदेश बोल देते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूटीज बोलते हैं। ठीक है, तो यूनियन संघ है और टेरिटरी यानी क्षेत्र है, तो संघ राज्य क्षेत्र बोल देते हैं, जिसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, का समापन किया गया। इसके लिए राज्य पुनर्गठन और 7वां
संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत देश में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। फजल इलाही की सिफारिशें कुछ अलग थी, शायद 16 राज्य, 3 केंद्र शासित या कुछ अन्य थी, मेरे को इस समय एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन जो पुनर्गठन वास्तव में किया गया उसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में उसको प्रस्तुत कर दिया गया। और वो हम देखते हैं लगातार संख्या जो है, आज जो है राज्यों की संख्या वो डबल हो गई है ना। तो विभिन्न प्रकार की जो तर्क है, भाषाई, सांस्कृतिक, राष्ट्र का विकास, आर्थिक विकास, निवासियों का हित, ठीक है, और समरूपता, ये विभिन्न प्रकार के तर्क हैं, उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है ना। जैसे आसाम से पृथक करके नागालैंड का निर्माण किया गया, बंबई प्रांत को विभाजित करके महाराष्ट्र, गुजरात का निर्माण किया गया, पूर्वोत्तर का पुनर्गठन किया गया है ना। और ये भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर में। अच्छा, 1 नवंबर 1956 जो है वो वैसे भी महत्वपूर्ण तिथि है राजस्थान के संदर्भ में भी, कि राजस्थान का जो एकीकरण था, जिसको हम बोलते हैं, जो मत्स्य संघ के साथ 1948 से जो शुरू हुआ था, उसका पूर्ण समापन जो है राजस्थान अपने, जिसको कहते हैं कि वर्तमान स्वरूप में जो अस्तित्व में आया, वो 1 नवंबर 1956 को, जब अजमेर मेरवाड़ा का अंत में विलय हो जाता है ना। और उसके बाद फिर राजस्थान में भी नई डिस्ट्रिक्ट तो बनती गई, वो तो पुनर्गठन जारी रहता है, लेकिन 1 नवंबर 1956 इसके लिए भी महत्वपूर्ण है राजस्थान के संदर्भ में भी, ठीक है साहब। और फिर राजभाषा वाले प्रावधान में 2 नए अनुच्छेद 350 क और 350 ख को जोड़ा गया, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं ना। यहाँ लिखा हितों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा सा पीपीटी जो है वो थोड़ा बड़ी है, लेकिन ठीक है, पैनल पीडीएफ में दिक्कत नहीं है, पैनल पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा, बोल में दे रहा हूं, है ना। तो 350 क और 350 ख, ये विशेष, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वां संशोधन जब आता है तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो केवल राज्य पुनर्गठन तक ही ध्यान रखते हैं। हमने थोड़ा एक एडिशनल चीज उसमें रखी, 350 ए और 350 बी तक हम लेकर आए, जो भाषाई अल्पसंख्यकों का संदर्भ देता है, क्योंकि अल्पसंख्यक का आधार कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में हम धर्म या भाषा देखते हैं, ठीक है। तो उससे भी इसको जोड़ सकते हैं, ये विशेष रूप से, ये कभी आर्टिकल अलग से हम पढ़ सकते हैं ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं साहब। 8वां संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 334 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 334 जो है उसमें संशोधन किया गया। आर्टिकल 330 से 342 जो है कुछ वर्गों के संबंध में निश्चित प्रावधान के बारे में है। संविधान का भाग 16 है ये, जहां अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों के संदर्भ में विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। अभी जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है संसद और राज्य विधानसभाओं में, 1/3 आरक्षण, उसके लिए भी यहाँ के जो प्रावधान है वहां में एक महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल जोड़े, अपने 106वें संविधान संशोधन में देखेंगे। तो 334 में अवधि रखी गई थी, मूल रूप से आरक्षण की जो अवधि संसद और राज्य जो विधानमंडल है उनमें जो आरक्षण था, ठीक है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए और आंग्ल भारतीय के लिए, वो मूलतः 10 वर्ष के लिए रखा गया था और उसे 10-10 वर्ष में बढ़ाया जाता रहा है। तो पहली बार जो बढ़ाया गया था, ध्यान दीजिए, वो 8वें संशोधन से बढ़ाया गया था, ठीक है साहब। अनुच्छेद 334 अवधि देता है, मतलब आरक्षण की अवधि से। 330 और 332 जो है वो लोकसभा के संदर्भ में आ जाते हैं आरक्षण के, 331, 333 विधानसभा में आरक्षण पे आते हैं। 334 जो है वो उस आरक्षण की अवधि से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान करता है। आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में और कुछ राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान करता है। अभी हम आगे देखेंगे कि आंग्ल भारतीय वाला आरक्षण 2020 के बाद बढ़ाया नहीं गया, परंतु अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है लोकसभा विधानसभाओं में, वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हर 10 वर्ष में इस प्रकार के संशोधन है। तो ये संशोधन भी जो है आपको याद करने हैं। पहली बार ये 8वां संशोधन आया था। इस संशोधन के माध्यम से आरक्षण को बढ़ाकर 20 वर्ष के लिए किया गया है ना, यानी कि जो 1960 में समाप्त हो रहा था उसे 1970 तक कर दिया गया। इस 20 वर्ष का मतलब हो गया 1970 तक, ठीक है, ये ध्यान रखिए। 1950 में लागू हुआ, 1960 तक था, 1960 से बढ़ाकर 1970 तक। आगे बढ़ते हैं साहब। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण है। बेरूबाड़ी जो मामला था, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तो हाल ही में 16वां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है, ये शुरुआती प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में से था, शायद दूसरा तीसरा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे पहले केरल शिक्षा विधेयक का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ चुका था। तो ये माना गया था कि जो भारत और पाक के मध्य एक समझौता हुआ, सीमा समझौता, और जो पश्चिम बंगाल और जो पूर्वोत्तर से लगते हुए बेरूबाड़ी और खुलना के क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने का जब निर्णय लिया गया, तब ये मामला प्रस्तुत हुआ कि क्या संसद जो है संविधान में संशोधन किए बगैर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भूभाग पर विदेशी राज्य का अधिकार जो है स्वीकार कर सकती है क्या वैदेशिक संबंधों के तहत। तब न्यायालय ने जो तर्क दिया, वो न्यायालय ने कहा कि इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा, और उसको आधार बनाते हुए 9वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जिसमें न्यायालय निर्धारित किया था कि भारत भूमि के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है, इसलिए 9वां संशोधन करते हुए प्रथम अनुसूची भारत संघ और राज्य क्षेत्र की अनुसूची है ना। प्रथम अनुसूची जो है वो भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं, यानी भारत की प्रभुसत्ता को भी सूचित करती है ये, भारत संघ एवं
राज्य क्षेत्र का विवरण है उसमें संशोधन करके बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10वां संशोधन है दादर नागर हवेली। हम ये जानते हैं कि गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो संविधान लागू होने के बाद, आजादी मिलने के बाद भी इन क्षेत्रों पर विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था उस समय। जैसे गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव में पुर्तगाल का, और चंद्रनगर, माही, यनम और करिकाल जिनको मिलाकर पांडिचेरी बनता था, जो पुडुचेरी कहलाता है, वो फ्रांसीसी बस्तियां थी। तो हमने समझौतों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय जो अधिकरण है उसके माध्यम से और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इन क्षेत्रों को अपने पास प्राप्त किया और फिर अपने संविधान में जगह दी। तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, है ना। ऐसे कुछ संशोधन आएंगे अभी, 10वां, 12वां, 14वां संशोधन, ऐसे कुछ संशोधन आएंगे, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये सुमेलित करने में पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। तो दादर नगर हवेली 2 क्षेत्रों को पुर्तगाल से प्राप्त करके उन्हें भारत का अंग बनाया गया और दादर नगर हवेली को 7वें संघ राज्य क्षेत्र के रूप में उस समय शामिल किया गया। अभी तो आप जानते हैं दादर नगर हवेली और दमन दीव जो 2 संघ राज्य क्षेत्र थे, कुछ वर्ष पूर्व इनको एक ही संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है ना। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र एक कर दिया गया है, ठीक है। उस समय ये अलग वे में आया। फिर 11वां संशोधन जो है 1961 का, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में एक केस पहले आया था, खरेवाद आया था, वहां उसके बाद ये संशोधन किया गया कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है उस समय निर्वाचक मंडल में यदि कोई स्थान रिक्त है, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट की विधानसभा भंग है या कोई लोकसभा विधानसभा में कुछ सीटें खाली हैं, कोई सदस्य हैं उनकी मृत्यु हो गई है या त्यागपत्र उन्हें दे दिए या कोई सदस्य अयोग्य हो गया, उसके कारण उनका स्थान रिक्त हो गया है, तो उस रिक्तता के आधार पर भी ये जो निर्वाचन है उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ठीक है। इलेक्शन तो कंप्लीट होगा ही होगा, ये ध्यान रखिए। और साथ ही एक प्रावधान और किया गया था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के संयुक्त सत्र बुलाने की व्यवस्था संविधान में शुरू में रखी गई थी, लेकिन 11वें संशोधन से इस व्यवस्था को अनुपयोगी मानते हुए इसको भी हटा दिया गया। तो 11वां संशोधन भी महत्वपूर्ण हो गया। मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि मुझे जैसे याद होने चाहिए, ये आपको भी याद करने हैं, ठीक है। तो मैं याद है उसको बोल दे रहा हूं ताकि वो थोड़ा फ्लो में रह रहा है, तो कुछ नई चीजें भी आ जा रही है। बाकी यहां बहुत अच्छी डिटेल मैंने लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा। और जहां याद नहीं है मुझे, मैं भी देख ले रहा हूं। तो इसके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के संबंध में अनुच्छेद 71 में परिवर्तन किया गया। अच्छा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद है, अनुच्छेद 31 जो है, अनुच्छेद 71 क्या कहता है? अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय, विनिश्चय होता है निर्णय करना, डिटर्मिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन, निश्चय, निर्णय, ये कौन करेगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ओनली सुप्रीम कोर्ट में ये मामले जाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। हाई कोर्ट या अन्य जो अधीनस्थ अदालतें उनमें नहीं जाएगा ये विषय, ये केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं। तो ये प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि उनके लिए निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु बताया मैंने। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक को अनावश्यक बताया गया, ठीक है, मैंने ये बताया आपको। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा स्कूल व्याख्याता कोर्स है, आप देख सकते हैं, और देश भर में सबसे किफायती दाम पर ये कोर्स है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन कोर्सेज में से ये आपको महसूस होगा, क्योंकि बेसिक, एवरेज, एडवांस सभी प्रकार का हम, और इसमें लगातार भी क्लासेस और ई नोट्स ये हम अपडेट करते जा रहे हैं लगातार इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमें न्यू कंटेंट मिलता जाता है वैसे वैसे हम इसमें अपडेशन उसका करते जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी और नए वीडियोस में आ रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा, यूट्यूब पे दिख जाएगा, वहां से इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं कोर्स में। हाँ, 12वां संशोधन अधिनियम है 1962 का। इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन, दीव जो है उनको संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पहली अनुसूची भारत संघ का भाग बनाया गया। मैंने भी कहा था थोड़ी देर पहले, 10वां, 12वां, 14वां संशोधन विशेष रूप से ऐसे सुमेलित में आता है। 13वें संशोधन के द्वारा भारत सरकार नागालैंड के मध्य समझौता लागू करते हुए नागालैंड को एक राज्य के रूप में शामिल किया। तो नागालैंड का जो निर्माण है वो क्योंकि पूर्वोत्तर जो है वहां एक तो नेफा क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में लागू होता था,
और दूसरा असम के रूप में। ये मूल दो बड़े वहां क्षेत्र थे। और फिर बाद में आज हम देखते हैं कि वहां 7 सिस्टर्स और सिक्किम 8 स्टेट है। तो 8 स्टेट कैसे हो गए? तो वो पुनर्गठन की कवायद होती है ना, उसी को पुनर्गठन कहते हैं। और चूंकि वो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहां की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषा, निर्जातीय विविधता और कुछ अलग प्रकार की है, इसलिए उसको विशेष संरक्षण देने के लिए हम देखेंगे कि जो विषम संघवाद या असम्मित संघवाद है, जो आर्टिकल 371 और 371 ए से 371 जे तक आता है, वहां भी वो स्टेट शामिल है। हालांकि उनमें कुछ अन्य स्टेट भी शामिल है उन प्रावधानों में, बट उसको विषम संघवाद बोलते हैं ना। पेपर बनाने वाला कठिन पेपर कहां से बनाता है? जब वो लिंक करता है चीजों को, ठीक है, आता तो यहीं से है ना। मेरा आग्रह आपसे, संविधान में कठिन पेपर कुछ नहीं होता है, बस वो क्या है कि चीजों को इतना डायमेंशन फैला सकता है पेपर बनाने वाला। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, अब आप पढ़ रहे हैं संशोधन, और मैंने आर्टिकल 371 ए से 371 और 371 ए से 371 जे तक मैंने उसको पहुंचा दिया, तो ये डायमेंशन हो गया। अब इतनी चीजें अगर 4 ऑप्शन में आपके दे दी तो दिमाग एकदम से घूम जाता है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। इसलिए बहुत सारा पढ़िए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी आपको, है ना। याद तो करनी पड़ेगी, देखिए इस तैयारी में उतरे हैं तो हमें काम तो अच्छा करना पड़ेगा। खैर, तो नागालैंड को शामिल किया और 371 क जोड़कर, है ना, 371 ए बोलते हैं इसको कैपिटल में, है ना, नागालैंड के प्रशासन के विशेष प्रावधान शामिल किए। फिर 14th संशोधन है, पुडुचेरी, करिकल, माहे, यमन को पांडिचेरी के नाम से भारत का भाग बनाते हुए संघ राज्य क्षेत्र के रूप में घोषित किया। तो 10वां, 12वां, 14वें संशोधन में देखा, 13वें संशोधन में भी एक राज्य पुनर्गठन से रिलेटेड हो गया। तो अगर मैं कहूं 11वां संशोधन, याद करने का तरीका बता रहा हूं थोड़ा सा। 11वां संशोधन जो है वो बिल्कुल अलग प्रकृति का है। बाकी 10वां, 12वां, 13वां और 14वां संशोधन राज्य पुनर्गठन से रिलेटेड है। 7वां संशोधन राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। 9वां संशोधन जो है वो भी प्रथम अनुसूची में संशोधन से रिलेटेड था, ठीक है। तो अभी तक के इन 14 संशोधनों में आप देखिए 7वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये 5 संशोधन जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से ही संबंधित हो गए, ठीक है। 9वां संशोधन मिले तो 6 संशोधन हो गए, ठीक है। तो याद करने का तरीका है भैया। फिर आइए 15वां संशोधन, इसके माध्यम से बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति आयु मूलतः कितने वर्ष रखी गई, तो जिसने नहीं पढ़ा वो ये सोचेगा कि 62 वर्ष है तो 62 ही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये मूलतः 60 वर्ष थी, 15वें संशोधन से ये करा। ध्यान रखना, हाईकोर्ट के कई व्यवस्थाओं में चेंज हुआ है 15वें संविधान संशोधन से। तो कभी कभी हम तुक्का लगाते हैं कुछ क्वेश्चन में, तो तुक्का लगाते समय भी कुछ हमें कॉन्सेप्ट अगर ध्यान हो तो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रूल लागू होता है, प्रायिकता का नियम लागू होता है, ठीक है भैया। तो हाईकोर्ट की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। साथ ही ये प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के निर्धारण पर यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होगा तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान 15वें संशोधन से यहां हमने लिए। 1963 ईयर भी ध्यान रखते जाइएगा। 16वां संशोधन आया, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 19 में परिवर्तन करते हुए प्रतिबंधों के अंतर्गत नया आधार जोड़ा गया, भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में जोड़ा गया। साथ ही संघ के पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, जिसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में है, इसके प्रारूप में भी परिवर्तन करते हुए उन्हें भी भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ का प्रावधान किया गया। हाँ, एक्चुअली नए भारत में राज्यों की स्वायत्तता एक बड़ा मसला है। स्वायत्तता का मतलब है राज्य अपने लिए ज्यादा छूट चाहते हैं, ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं, वो विशेष अधिकार चाहते हैं। और दक्षिण भारत में तो खैर, दक्षिण और उत्तर भारत की जो राजनीति है उसमें काफी अंतर रहा है शुरू से ही, क्योंकि वो हर जगह होगा, विविधता है ये अंतर विविधता है। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन जो थे, दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारतीय राज्य अपनी एक पृथक सांस्कृतिक अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उन्हें महसूस होता था कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके साथ जो है यदि कोई विशेष व्यवहार हो रहा है तो दक्षिण भारत के राज्यों को भी विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, है ना। तो कुछ इस प्रकार की चीजें, तो एक तो होता है कि भारत के संघ के भीतर ही स्वायत्तता की मांग की जाए, तो वो तो ठीक है, जायज होती है, उसको विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से उसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे विशेष संरक्षण दे दिया, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर दिए, कुछ विशेष अधिकारी वहां अपॉइंट कर दिए, कुछ स्पेशल अनुदान दे दिए, तो ये तो जायज हो गया, ये तो वैध हो गया। लेकिन यदि कोई डिमांड ऐसी हो रही है जिसमें भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती दी जा रही है, तो फिर उसे जो है समाप्त कर दिया जाएगा, वो मांग जायज नहीं है ना। जैसे हम खालिस्तान के संदर्भ में जो देखते हैं, तो वहां जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो कार्रवाई थी, तो उससे खालिस्तान आंदोलन का दमन किया गया। तो भारत की प्रभुता को यदि चुनौती दी जा रही है तो उसे जो है उसका मुकाबला किया जाएगा और उसे समाप्त किया जाएगा। तो यहां कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही थी, कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी मांगे प्रस्तुत हो रही थी जिनसे भारत की प्रभुता को चुनौती मिल रही थी। इसलिए उस समय संशोधन किया गया कि जो भी संघ के पदाधिकारी, चाहे वो दक्षिण भारत से आए, चाहे उत्तर भारत से, चाहे शेष भारत से, वो जब भी तीसरे अनुसूची में शपथ लेंगे, वो शपथ लेंगे कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता को बनाए रखने की शपथ लूंगा। साथ ही आर्टिकल 19 में जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अन्य स्वतंत्रता दी गई है, वो जो स्वतंत्रता है, खासकर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि कुछ भी बोलूंगा या कुछ भी अभिव्यक्त करूंगा, लिख कर, पढ़कर, प्रदर्शन करके, चित्र बनाकर, संकेतों के माध्यम से, तो मेरा जो कोई भी
अभिव्यक्ति है वो भारत की प्रभुता और अखंडता के संदर्भ में लिमिटेड की जा सकेगी। तो 3 आधार पहले संशोधन से जोड़े थे, इस संशोधन से ये आधार और जोड़ दिया, टोटल 8 आधार है, मैंने अभी दोहराया था। तो पहला संशोधन और 16वां संशोधन में क्या हो गया, सामंजस्य हो गया। याद करने का तरीका बता रहा हूं, पहला संशोधन और 16वें संशोधन में एक कनेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 17वां संशोधन है, फिर पहला संशोधन, 5वां संशोधन और 17वां संशोधन, इनको एक सीरीज में याद कर सकते हैं क्योंकि न्यायालय की शक्ति थोड़ा कम की गई, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। 17वां संशोधन 1964 है, आर्टिकल 31 क और 9वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। ये हमने देखा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखने के लिए लाई गई, और या हमें कहना चाहिए भूमि अधिग्रहण की विधियों को संरक्षण देने के लिए। और 31 क जो है उसमें कहा गया था यदि राज्य संपदा का अर्जन करता है उसके लिए कोई विधि बनाता है तो वो विधियां जो है सुरक्षित रखी जाएंगी, ठीक है। तो संपदा शब्द की परिभाषा को और भी विस्तारित किया गया और उसमें कोई जागीर या अनुदान भूमि तथा मद्रास और केरल में जन्मम अधिकार और रैयतवाड़ी भूमि को भी शामिल किया गया, ठीक है। ये विशेष रूप से याद रखिएगा, संपदा शब्द है ना, संपत्ति से भी बढ़कर, संपत्ति होता है प्रॉपर्टी, संपदा होता है एस्टेट, ठीक है। संपत्ति जो है, संपत्ति के लिए इंग्लिश वर्ड आता है प्रॉपर्टी और संपदा के लिए वर्ड आता है एस्टेट, ठीक है। तो ये और भी विस्तार प्राप्त करता है। इसमें जमीन, जमीन के ऊपर की संरचना है, जैसे भवन है, कोई मकान है, कोई निर्माण हुआ है, जमीन के नीचे की या बागान है, कोई फलों के, चाय के ये बागान, और जमीन के नीचे की जो खनिज संपदा वगैरह वो भी इसमें शामिल हो जाती है जब संपदा शब्द करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। 18वां संशोधन 1966, इसके द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन करते हैं। अब ध्यान रखिए, इसको किसके साथ याद कर लिए, 5वें संशोधन के साथ, है ना। तो कनेक्ट कीजिए पहला और 16वां संशोधन, 7वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां संशोधन, ठीक है। और 5वां और पहला, 5वां और 17वां संशोधन, ठीक है। और पहला, चौथा और 17वां संशोधन, ठीक है। 5वां संशोधन, 18वां संशोधन। 18वें संशोधन में क्या किया गया, अनुच्छेद 3 में संशोधन करते हैं, इसके खंड में राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र का समावेशन भी निश्चित किया गया। इसका मतलब कि अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र में भी परिवर्तन करना है तो उसकी प्रक्रिया भी वही होगी जो राज्यों के संदर्भ में रखी गई है। हाँ, यह है कि संघ राज्य क्षेत्र से सलाह लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र ऑलरेडी केंद्र के ही अधिकार में है। तो जैसे दिल्ली जो है, या पुडुचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है, या जैसे जम्मू कश्मीर जो विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र है, या लद्दाख जो बिना विधानसभा वाला संघ राज्य क्षेत्र है, यदि वहां कोई क्षेत्र में सीमा, नाम में परिवर्तन वगैरह किया जाता है तो अनुच्छेद 3 की जो प्रक्रिया उसके माध्यम से ही वो किया जा सकेगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए साहब, 19वां संशोधन है, अनुच्छेद 324 में संशोधन किया और इलेक्शन कमीशन में विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, उनकी व्यवस्था का समापन कर दिया गया, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी वहां पर, ये समाप्त कर दिया। अब तो जैसे इलेक्शन संबंधी सांसद और विधायकों के जो इलेक्शन संबंधी विवाद होते हैं वो न्यायालय के माध्यम से और हाई कोर्ट के माध्यम से वो विषय, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का जो मामला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उस पर निर्णय दिया गया था, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अलग से ट्रिब्यूनल की जो व्यवस्था है उसको अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, 20वां संशोधन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रावधान किया गया। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड संशोधन था। फिर 21वां संशोधन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22 भाषाएं हैं आज, तो इसका मतलब अभी 21वां संशोधन आ गया है, फिर 71वां संशोधन आएगा और फिर 92वां संशोधन आएगा। तीनों संशोधन कनेक्ट हो जाएंगे। मुझे याद थे इसलिए मैंने बोल दिए, अभी आ ही रहे हैं, आप देखेंगे, ठीक है। तो 21वां जो संशोधन है, क्योंकि मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची जो भाषा संबंधी प्रावधान है, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 जो है, जो कि संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान के लिए है, उसके अंतर्गत जब भी हम बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें मूलतः 14 भाषाएं रखी गई थी, और आज उसमें 22 भाषाएं हैं। यानी पहले 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा, फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के रूप में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा, और फिर 19, 20, 21, 22 के रूप में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा। 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन, है ना, इनके रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको बहुत महत्वपूर्ण रूप से। तो 21वां, 71वां और 92वां संशोधन, इन तीनों का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 22वां संशोधन, संसद को शक्ति प्रदान हुई कि असम के कुछ कबायली क्षेत्रों को एक स्वायत्त उपराज्य बना जा सकती है, जिसे मेघालय के रूप में निर्मित किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 13 जो अमेंडमेंट था, 13वां जो संशोधन था, उस 13वें संशोधन के माध्यम से जो व्यवस्था आई थी वो नागालैंड के संदर्भ में आई थी, और ये जो 22वां संशोधन है इसमें मेघालय के रूप में निर्मित किया गया। इसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जो लाइन में कह रहा हूं। तो 13वां संशोधन जो था वो भी असम से ही, नागालैंड वाला जो भाग था, वेनसांग पहाड़ी जो क्षेत्र है,
जो उन क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड, क्योंकि नगा जो आंदोलन है वो देखा जा रहा था, नगा नेशनल काउंसिल के रूप में एक आंदोलन प्रस्तुत हो रहा था। आगामी जापू फिजो का वहां नाम आता है, जो नगा मूवमेंट के एक महत्वपूर्ण नेता थे उस समय, और कालांतर में तो खैर वो एक अलगाववादी आंदोलन के रूप में भी कुछ वहां चीजें प्रस्तुत हुई नागालैंड में। लेकिन ये हम बात करें कि 13वां संशोधन भी असम के संदर्भ में हो गया और 22वां संशोधन भी असम के संदर्भ में यहां मेघालय का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आते हैं 23वां संशोधन 1969, अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए। आपको ध्यान होगा अभी 8वें संशोधन पे हमने देखा जहां 1960 से बढ़ाकर अवधि 1970 कर दी गई थी, और उसमें मैंने बोला था कि ऐसा हर 10 वर्ष पर संशोधन किए गए हैं, जहां लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 10-10 वर्ष बढ़ाते गए हैं। तो 1960 में जो अवधि खत्म हो रही थी 1970 तक लाए, 1970 में जो अवधि खत्म हो रही थी उसे 1980 में लाया गया। उसके लिए 23वां संशोधन किया, लोकसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया, जो 1980 तक के लिए विस्तारित हुआ। इस संशोधन से राज्यपाल को विधानसभा में केवल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की शक्ति दी गई है ना, पहले ये सीमा नहीं थी। अब तो हालांकि मैंने बताया आपको आंग्ल भारतीय वाला संदर्भ 2020 के बाद विस्तार मिला ही नहीं है उसको, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता रहा कि लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, और कुछ राज्यों में जहां आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व हो सकता है वहां एक व्यक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। शुरू में एक व्यक्ति की सीमा नहीं लगाई गई थी, 23वें संशोधन से ये एक व्यक्ति का संदर्भ रखा गया। तो दोनों ही प्रावधानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया 23वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। 24वां संशोधन अनदर राइट टू प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग हो गया। तो पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां संशोधन, और इससे पहले तक गोलकनाथ केस हो चुका, गोलकनाथ जो बात था वो आ चुका था। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं 24वें संशोधन की पृष्ठभूमि में गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967 प्रस्तुत हो चुका था। ठीक है, अब तक की दूसरी सबसे बड़ी न्यायाधीशों की बेंच, 11 न्यायाधीशों की बेंच, जहां ये डिसीजन हुआ था कि संसद को संविधान में ऐसा कोई संशोधन करने की शक्ति नहीं है जिससे मूल अधिकार को छीना या सीमित किया जाता हो। असल में संसद को संशोधन की शक्ति ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 368 संशोधन की प्रक्रिया है, शक्ति नहीं है। इसलिए गोलकनाथ केस से जो कठिनाई उत्पन्न हुई उसको समाप्त करने के लिए 24वां संशोधन, 25वां संशोधन ये किए गए थे, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, आइए वापस बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करते हुए संसद की संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति, है ना, ये दोनों का समाहित कर दिया गया। तो इससे क्या लिखा गया, प्रक्रिया और शक्ति, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। आज की डेट में आर्टिकल 368 का टाइटल ये है। फिर अनुच्छेद 13 में संशोधन किया, क्योंकि आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया था कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती या सीमित करती हो। अगर ऐसा बनाएगा तो विधि ही अवैध हो सकती है या वो ढक दी जाएगी मूल अधिकार से। और विधि शब्द के भीतर 8 शब्द थे, अध्यादेश, आदेश, विनियम, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं, 8 शब्द थे। तो यहां यह लिखा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, यानी संविधान संशोधन करके अगर मूल अधिकार को छीना या सीमित किया जाता है तो फिर उसको आधार बनाकर आर्टिकल 13 के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। तो संविधान संशोधन की विधियां इस अनुच्छेद के प्रभाव से बाहर होंगी, है ना। तो अनुच्छेद 13 में विधि, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथाएं और रूढ़ियां। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। 1, 2, 3 अध्यादेश, आदेश, उपनियम, विनियम, ठीक है, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉ, नियम, विनियम, उपनियम। ठीक है ना, 8 चीजें इसमें शामिल हो गई है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रेगुलेशन, रूल्स, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेज। ठीक है, तो 8 चीजें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 चीजें इसमें शामिल हो गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान संशोधन शब्द इसमें नहीं है।
राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया। हाँ, ये महत्वपूर्ण रूप से आर्टिकल 368 में लिखा गया था मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत होगा, तब अनुमति दिए जाने के पश्चात, ये लाइन थी, ठीक है, ये लाइन था, है ना। तो अब ये लिख दिया कि अनुमति हेतु प्रस्तुत होगा, और अब ये कह दिया गया कि जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत होगा तब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा। तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर वो अनुमति देंगे ही देंगे। ध्यान रखिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, है अनुमति दिए जाने के पश्चात और उसकी जगह अनुमति देगा, है ना। तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक जब राष्ट्रपति की अनुमति हेतु प्रस्तुत होगा तब राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने से मना नहीं करेगा, है ना। लैंग्वेज जो थी वो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दी कि राष्ट्रपति अनुमति देगा, ये शब्द आ गया वहां पर, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 में आती है। ये 368 है, मैं लिख देता हूं इसमें, साधारण धन और वित्त, ऑर्डिनरी मनी एंड फाइनेंस बिल, 3 विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 111 और संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368। तो याद रखना संविधान संशोधन विधेयकों पर अनुमति दिए जाने का संदर्भ आर्टिकल 368 के माध्यम से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 25वें संशोधन पर। अत्यधिक महत्वपूर्ण वापस से अनुच्छेद 31G, 31C, कैपिटल सी, ठीक है। 31A, 31B किससे जोड़ा गया? पहले संशोधन से। तो पहला, चौथा, 17वां, 24वां, 25वां संशोधन कनेक्टेड हो गए। क्या प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39 के खंड ख और खंड ग में, यानी 39B स्मॉल बी और 39C स्मॉल सी ब्रैकेट में सी, ठीक है, में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए जो विधियां बनाई जाती हैं उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 से असंगत हैं या उन्हें न्यून करती हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मध्य जो विवाद रहा है, खासकर 1950 से 1980 तक, विभिन्न प्रकार के केसेस और विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन, पहला, चौथा, 17वां, 24वां, 25वां, 42वां और 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। शंकरी प्रसादवाद, बेला बनर्जीवाद, सज्जन सिंहवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, वामन राववाद और 2007 में काइलोवाद। तो ये एक बहुत डिटेल है जिसको कई बार मैंने एप्लीकेशन पे, कोर्सेज में बताया है, कई बार यूट्यूब पे बताया है, फिर और बता दूंगा इसको, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, ध्यान रखिए। तो वहां पर ये संशोधन का जिक्र होता है। आर्टिकल 39 के खंड बी और खंड सी क्या है? समाजवादी उद्देश्यों से प्रस्तुत किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जहां संपदा के अर्जन, स्वामित्व और उत्पादन के साधनों के जो केंद्रीकरण का निषेध किया गया है, एक सामूहिक हित की वहां बात की गई है, जबकि संपत्ति का अधिकार किसकी बात करता है? व्यक्तिगत हित की। तो मुद्दा व्यक्तिगत हित बनाम सामूहिक हित का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 में प्रतिकर शब्द, प्रतिकर यानी मुआवजा, है ना, प्रतिकर मुआवजा, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का नियम होता है जितनी क्षति उतनी पूर्ति, लेकिन इसकी जगह क्या शब्द रख दिया गया? रकम शब्द रख दिया गया, धनराशि रख दिया गया, अमाउंट शब्द रख दिया गया। यानी यदि राज्य संपत्ति का अर्जन करता है, एक्वायर करता है, तो कानून में दी गई रकम का तात्पर्य यह होगा कि दी जाने वाली राशि आवश्यक नहीं कि नकद हो, बल्कि बॉन्ड या प्रतिभूतियों के रूप में भी वो दी जा सकेगी, ठीक है, एक बात। और दूसरी, हमने पढ़ा था 17वें संशोधन में, चौथे संशोधन में, खासकर चौथे संशोधन में, कि वो उचित है या नहीं उस पर मतलब न्यायालय विचार नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर किसी की भूमि का अधिग्रहण होता है, भाई देखिए, एक होती है सरकारी रेट और एक होती है बाजार रेट। तो अगर किसी प्लॉट का अधिग्रहण किया, मान लीजिए सरकार ने प्लॉट, मतलब कोई एकड़ों में जमीन है, उसका अधिग्रहण किया रेलवे लाइन के लिए, एयरपोर्ट के विस्तार के लिए, या कोई इंडस्ट्री, रिफाइनरी लाने के लिए कई एकड़ में जमीन का अधिग्रहण किया, और उसकी कीमत हो रही है 100 करोड़ रुपए बाजार भाव, लेकिन सरकारी भाव मान लीजिए उसका 10 करोड़ रुपए आ रहा है, तो सरकार 10 करोड़ रुपए देगी, है ना, उसको 100 करोड़ रुपए नहीं देगी, ठीक है। तो ये दैट इज द डिफरेंस, है ना, ये याद रखिए। क्षतिपूर्ति में तो होता है कि 100 करोड़ की जमीन ले रहे हो, 100 करोड़ रुपए दो उसको, लेकिन यहाँ ये करते हुए उन चीजों से बाहर कर दिया गया, वो 100 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में ले सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान, क्योंकि सामूहिक हित की बात है, व्यक्तिगत हित से बढ़कर है सामूहिक हित का संदर्भ, याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। 26वां संशोधन 1971 संविधान के अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 363 में देशी रियासतों के प्रीवी पर्स प्रिविलेज की रक्षा का आश्वासन दिया गया था। 26वें संशोधन से देशी नरेशों के प्रीवी पर्स प्रिविलेज को समाप्त करने का निर्णय अनुच्छेद 291 और 362 को समाप्त किया गया। 366 जो परिभाषाओं का आर्टिकल है, उसमें परिवर्तन करके देशी नरेशों की परिभाषा को बदला गया। प्रावधान किया गया कि देशी रियासतों के शासकों का अर्थ होगा
वह व्यक्ति जो 26वें संशोधन 1971 के लागू होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा देशी रियासत के शासक के रूप में जाना जाता था। फटाफट से समझ लीजिए इसको। प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतें, भारत में 565 देशी रियासतें, स्वाधीनता के आंदोलन के समय, संविधान निर्माण के समय, और किस प्रकार से उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता रखी, और किस प्रकार से उनमें से कुछ रियासतें जो है इसकी विरोधी रही, वो सब हम भारत के इतिहास के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। सरदार पटेल ने उन रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लौह पुरुष उनको बोला गया, ठीक है। और महत्वपूर्ण रूप से जब एकीकरण उनका किया, उसके बावजूद जो देशी रियासतें थी, उनके किले, उनकी संपत्तियां, उनकी गाड़ियां, उनकी शानो शौकत जो है वो स्टेट की संपत्ति के रूप में जब आ रही थी, तो आश्वासन उनको बदले में दिया गया था कि जो आपसे लिया जा रहा है उसके बदले में आपको एक निश्चित रकम और सुविधाएं और विशेषाधिकार और एक रुतबा आपको दिया जाएगा, कुछ उपाधियां तो वैसे आप रख सकेंगे, हालांकि उपाधि का निषेध आर्टिकल 18 में कर दिया गया था, है ना, लेकिन एक मानक रूप में आप कुछ चीजें रख सकेंगे। तो प्रीवी पर्स, हिंदी में बोला गया निजी थैलियां, यानी 20 लाख रुपए का आपको सालाना पेंशन दे दी जाएगी, क्योंकि आपका किला अब जो है स्टेट के पास आ गया है। और प्रिविलेज, आपको विशेषाधिकार, जैसे जो राष्ट्रीय फंक्शन होंगे, जो समारोह होंगे, उसमें आपको अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाएगा, आपको कुछ निःशुल्क पास दे दिए जाएंगे, आपको एक सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, है ना, दैट वाज प्रिविलेज, वो विशेषाधिकार। लेकिन जब संविधान चल निकला और लोकतंत्र आ गया, इतना बड़ा लोकतंत्र, तो महसूस किया गया कि देशी रियासतों को दिया जाने वाला ये जो प्रीवी पर्स और प्रिविलेज है, ये लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है ना। राजतंत्र में तो चलता है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र आ गया, अब तो सब जनता है, जनता जनार्दन है, अब तो सब सारी की सारी। तो ऐसी स्थिति में ये क्यों दिया जाए, इसको क्यों कंटिन्यू किया जाए? इस वजह से 1971 में 26वां संशोधन करके समाजवाद की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास किया गया और देशी रियासतों के प्रीवी पर्स और प्रिविलेज को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। एक मूवी है बॉलीवुड की, गुलाल मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, और उसमें ये संदर्भ दिया गया है ना। के मेनन है, बड़े अच्छे अभिनेता, आप लोग जानते होंगे, और बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने एक जो किरदार उस समय निभाया वो इसी प्रकार का है कि देशी नरेशों को एकत्रित कर रहे हैं। राजस्थान की ही पृष्ठभूमि में बनी हुई मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, कभी देख सकते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी क्लास बीच में रोक कर आप देखें उसको, है ना, यूट्यूब पे, ऐसा नहीं, कभी तसल्ली से देख सकते हैं फुर्सत में। उसमें ये संदर्भ इसका दिया गया है ना। पूरी मूवी में एक बेसिक संदर्भ इसका, क्योंकि मैंने उसके एक लीड एक्टर हैं, तो वहां उसका संदर्भ इसमें रखा गया है ना, तो आप इसको समझ पाएंगे वो चीज क्या थी उस समय, ठीक है। खैर चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 27वां संशोधन। इस संशोधन के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन की योजना को क्रियान्वित किया गया। इसके द्वारा तत्कालीन समय में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में स्थापित मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए। याद करिए, जो हमने 13वां संशोधन देखा था पहले, ठीक है, और उसके बाद ये संशोधन आ रहा है 27वां संशोधन, ठीक है। ये वो संशोधन है जो उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में है। एक प्रावधान ये भी जोड़ा गया कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को वहां के विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक भारतीय संविधान का भाग 8 आ जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो आर्टिकल 123 में, राज्यपाल का अध्यादेश 213 में, और संघ राज्य क्षेत्र के जो अध्यादेश होंगे 239 से 242 के मध्य के जो प्रावधान है वहां पर प्रस्तुत होंगे, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 28वां संशोधन है, भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों को स्वाधीनता प्राप्ति से पहले मिले हुए विशिष्ट विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। हाँ, क्योंकि जो लोक सेवाएं हैं भारत में बहुत पुराना है उनका इतिहास, ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था इनको। हम पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग ने जो है वो कलेक्टर का पद उसने सृजित कर दिया था। तो ये तो एक इनको जनसाधारण से अलग एक वर्ग के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अब जो है, क्योंकि लोकतंत्र आ चुका है, कानून के समक्ष समानता है, तो सिविल सेवकों को भी वही अधिकार जो जनसाधारण को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 314 जिसके अंतर्गत विशेषाधिकार दिए गए थे उन्हें संविधान से निरसित कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब हम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं पढ़ते हैं तो जो है आर्टिकल 308 से 323 तक जब हम लोग बात करते हैं उस समय, और खासकर 315 से 323 तक तो यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन 308 से और 314 तक जो है संघ और राज्यों के अधीन जो लोक सेवक हैं उनका जिक्र आया करता है, ठीक है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद द्वारा निर्माण करने की शक्ति है उसका भी संदर्भ आता है ना। तो आर्टिकल्स ध्यान रखिए महत्वपूर्ण रूप से, मेरे साथ चल रहे हैं आप लोग, बढ़िया इसमें। नेक्स्ट बढ़िए 29वां संशोधन, कुछ भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में जगह दी गई। एक चीज ध्यान रखना, ये 29वां संशोधन जो है केशवानंद भारती जो बनाम केरल राज्य का जो विवाद था उसका आधार बनेगा 29वां संशोधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है हमारा एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इसको देख लीजिए आप, जुड़िए। 30वां संशोधन 1972 बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन माना गया ये भी, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 हिस्से हैं, संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक और विशेष। उसमें जो दीवानी क्षेत्राधिकार था उसमें पहले ये माना गया था कि एक निश्चित धनराशि
से ऊपर के जो मामले होंगे वहां पर हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। लेकिन 30वें संशोधन 1972 से वो जो धनराशि संबंधी सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया। बस विषय जो है विधि या तथ्य का होना चाहिए, कोई इसमें महत्वपूर्ण व्याख्या जो अंतर्निहित होनी चाहिए, और हाईकोर्ट एक सर्टिफिकेट दे देगा कि ये मामला जो है उच्चतम न्यायालय में अपील करने योग्य है। हाईकोर्ट वो सर्टिफिकेट देता है आर्टिकल 134A के माध्यम से। ठीक है, तो अनुच्छेद 133 में सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी अपील क्षेत्राधिकार के संदर्भ में परिवर्तन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी अपील के लिए आवश्यक होता था कि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे कि प्रस्तुत मामले में वाद की राशि 20,000 रुपए से अधिक की है, तभी अपील की जा सकेगी। इससे अपील के मामलों में इस संशोधन से धनराशि की सीमा को समाप्त कर दिया गया और यह प्रावधान हो गया कि यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले में कानून या सार्वजनिक महत्व का सारयुक्त प्रश्न है तो अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देगा, आर्टिकल 134A के अंतर्गत प्रमाण पत्र आता है उच्च न्यायालय का। ठीक है, उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र अनुच्छेद 134A। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। 31वां संशोधन है, इसके माध्यम से लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 करना निर्धारित हुआ। ठीक है, तो 7वां संशोधन महत्वपूर्ण हो जाता है वहां जो है लोकसभा के सदस्यों के संदर्भ में, क्योंकि पुनर्गठन हो रहा था। फिर उसके बाद 31वां संशोधन महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 32वां संशोधन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, देखिए तेलंगाना बना 2014 में है, लेकिन तेलंगाना जो नाम है वो तो उसका क्षेत्र के रूप में था ही। तो तेलंगाना क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के निवासियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 6 सूत्रीय व्यवस्था का निर्धारण किया गया था, जिससे संवैधानिक संरक्षण के उद्देश्य से 32वां संशोधन पारित किया। तो इसलिए आप ये सोचेंगे 2014 में तेलंगाना बना तो केवल उसी समय डिमांड उठी, ऐसा नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं कि जो मद्रास प्रांत से जो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ वो तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक प्रांत के निर्माण की बात थी, है ना। तो जो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ तो जो तेलुगु भाषी लोग थे जो एक तेलंगाना के रूप में अपना राज्य निर्माण चाहते थे, उनका जो असंतोष था वो कायम रहा और उसी को कालांतर में संतुष्ट करने के लिए कुछ कुछ स्वायत्ताएं दी गई। उसी कड़ी में 32वां संशोधन लाया गया था। कालांतर में फिर 2014 में तो राज्य का निर्माण ही किया गया तेलंगाना। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में जनता के सुख सुविधा और उनके विकास के लिए प्रावधान करने की शक्ति देने के साथ साथ आंध्र प्रदेश में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन किए जाने का प्रावधान किया गया। संसद को आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अधिकार दिया गया है ना। ये भी ध्यान रखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं राज्य सरकार, यहाँ राज्यपाल, वहां राष्ट्रपति। तो ये संदर्भ आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 33वां संशोधन, केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा दिया गया त्यागपत्र, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, तब तक प्रभावी ना माना जाए, सारे महत्वपूर्ण है वैसे, है ना, जब तक कि संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा जांच करने पर इस बात का समाधान ना हो जाए कि त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया गया है ना। उस समय 1970 का दशक आ चुका था और भारत में, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्या बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, उसी के बाद वो संपूर्ण क्रांति और फिर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस और फिर आपातकाल की घोषणा, सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती भी चलती हैं। ठीक है, तो उस समय ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे सदस्य जो हैं विधानसभा के वो त्यागपत्र दिए जा रहे थे। तो महसूस हुआ कि त्यागपत्र भय या प्रलोभन के आधार पर तो नहीं दिया जा रहा। तो 33वें संशोधन से स्पीकर जो होते हैं, सदन के जो अध्यक्ष हैं या जो सभापति हैं, चेयरपर्सन, उनको ये शक्ति मिली कि जब कोई केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद और या राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा विधान परिषद के या उधर लोकसभा राज्यसभा के कोई सदस्य जब अपना इस्तीफा सौंपे तो इस इस्तीफा यदि ये लग रहा है कि स्वैच्छिक है तभी इसे स्वीकार किया जाएगा। यदि भय या प्रलोभन से दिया जा रहा है, मान लीजिए सरकार अस्थिर करने के लिए या कोई डराया जा रहा है, तो इसे स्वीकार करने से स्पीकर मना कर सकते हैं, चेयरपर्सन मना कर सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन था। आप ये मान सकते हैं कि जो दल बदल का प्रावधान आया 52वां संशोधन 1985, उससे पहले की एक पृष्ठभूमि यहां से तैयार हो रही थी 33वें संशोधन के माध्यम से। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। फिर 34वां संशोधन, भूमि सुधार से संबंधित विभिन्न राज्य अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 35वां संशोधन 1974 है सिक्किम का। हाँ, 35वां और 36वां दोनों सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम जो है उसको सबसे पहले हमने संरक्षित राज्य का दर्जा दिया, फिर सह राज्य का और फिर पूर्ण राज्य का। सिक्किम की जो स्थिति है, अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो सिक्किम की जो स्थिति है बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 तरफ से जो है नेपाल, भूटान और चीन अधिकृत तिब्बत इससे घिरा हुआ है। तो उसकी भू राजनीति सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिकल और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील क्षेत्र रहता है। चोग्याल वंश का शासन था तो हमने एक स्वायत्ता वहां प्रस्तुत करी थी, उसको संरक्षित राज्य का हमने दर्जा दे दिया था, ताकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको भी एक अच्छा संदेश जाए,
पड़ोसी राष्ट्रों को भी अच्छा संदेश जाए और एक धीरे धीरे शांतिपूर्ण संवैधानिक लोकतांत्रिक परिवर्तन हो सके। लेकिन कालांतर में देखा गया कि वहां जो है जनता संतुष्ट थी, वहां के जो शासन था, और वो भारत के साथ अपना पूर्ण विलय चाहती थी। इस वजह से स्टेप बाय स्टेप काम किया गया। उस कड़ी में सबसे पहले 35वां संशोधन 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 2A, जिससे सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। दुनिया में पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ था, ठीक है, किसी संसदीय लोकतंत्र और संविधान में। और बाद में 36वां संशोधन 1975 में करके सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत संघ के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया। अनुच्छेद 2A को समाप्त किया, अनुसूची 10 को समाप्त कर दिया। यह भी ध्यान रखना, अनुसूची 10 जो आज दल बदल से रिलेटेड है, वो उस समय पर सिक्किम के लिए आई। तेजी से बोल रहा हूं, ठीक है, सुनते जाइए, नोट करते जाइए, और पीपीटी तो है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि 106 संशोधन है इस क्लास में लेने के। अभी हम पहुंच गए हैं 35वें संशोधन पे। तो सिक्किम को भारत संघ के साथ सह राज्य का दर्जा दिया गया, एसोसिएटेड स्टेट दिया गया, संविधान में 10वीं अनुसूची, नया अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 2 क्या है? भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। अनुच्छेद 2, तो 2A जोड़ा गया इसके आगे, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। जैसे आज कोई नया स्टेट आता है, मान लीजिए जैसे पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, उसको हम अपने भीतर मिला लेते हैं। तो जब वो मिलाया जाएगा, वैसे तो जो जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा अनुसूची 1 में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत संघ का ही भाग है, ध्यान रखिए ना। 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो स्थिति थी उसके माध्यम से स्वीकार किया गया। लेकिन पीओके पर चूंकि इस समय स्थिति थोड़ा अलग प्रकार की है, हम संघर्ष करके, कोई जन्म संग्रह करके, युद्ध करके उसे अपने अधिकार में मिला लेते हैं। तो फिर वो जो भारत संघ का जो पार्ट औपचारिक रूप से जो यहां बनाया जाएगा, तो फिर वो स्टेप ये हो सकती है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के माध्यम से वो व्यवस्था की जाए। हालांकि वो देखा जाएगा कि संविधान विशेषज्ञ और जो न्यायाधीश हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो सब उसके संबंध में क्या राय देते हैं। बाकी एक सामान्य प्रावधान इस प्रकार से होता है कि वो अनुच्छेद 2 और फिर अनुच्छेद 3 के माध्यम से, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में तो वो शामिल है ही आज की डेट में भी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है साहब। इससे पूर्व सिक्किम भारत के संरक्षित राज्य के रूप में था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट बोलते थे। 36वां संशोधन 1975, ईयर जरूर याद रखिए साथ साथ। इसके द्वारा सिक्किम के संबंध में 10वीं अनुसूची और अनुच्छेद 2 क है ना, 2A को निरसन बोलते हैं, रिपील बोलते हैं इंग्लिश में, समापन। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई प्रावधान समाप्त करते हैं उसके लिए शब्द लिखा जाता है निरसन, रिपील बोलते हैं उसको, ठीक है। सिक्किम को भारत संघ के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। सिक्किम को विशेष परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए उसके लिए विशेष प्रावधान करने हेतु नया अनुच्छेद 371 चय का प्रावधान किया गया। अब चय ABCD में कहां आता है देख लीजिएगा, है ना, इंग्लिश में ध्यान कर लीजिएगा। मैंने भी इंग्लिश यहाँ लिखी नहीं है, वो देख लेना। क ख ग घ अड़े चय कहां आता है? क ख ग घ अड़े चय, ABCDEF, तो शायद 371 F होगा, वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, फिर 37वां संशोधन 1975 है ना, संघ राज्य से संबंधित विभिन्न प्रावधान में संशोधन करते हुए अरुणाचल प्रदेश को भी गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, मिजोरम के साथ साथ उस सूची में शामिल कर लिया गया जिसके अंतर्गत विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण संशोधन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 38वां संशोधन, ठीक है। 38वां 39वां संशोधन अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधनों में आते हैं, क्योंकि आपातकाल के समय किए गए हैं। आपातकाल के दौर में 3 महत्वपूर्ण संशोधन है, 38, 39 और 42वां। 42वां संशोधन तो लगभग सभी को याद होता है, हालांकि सारे प्रावधान याद नहीं होते, क्योंकि करीब करीब 59 जगह, 59 जगहों चेंज किया गया था, ऐसा कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ मिलता है ऐसा। 38वां 39वां संशोधन जरूर बहुत सारे विद्यार्थी याद नहीं रखते हैं, उसको ध्यान कीजिए। 38वें संशोधन से क्या हुआ, उस समय किया गया जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। जून 1975 से लागू किया गया था। अभी हमारी जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने उस दिवस को, जिस दिन 25 जून को, जिस दिन आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था, उस दिवस से संविधान हत्या दिवस के रूप में उसको इन्होंने प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि आपातकाल की जो व्यवस्था होती है वो लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, संस्थाओं के लिए, स्वतंत्रता के लिए अच्छी नहीं होती है ना, इमरजेंसी की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। और खासकर जब युद्ध, बाहरी आक्रमण जैसी स्थितियों के आधार पर अगर होता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्न है, तब तो वो सही ठहराया जाएगा। लेकिन जब इसलिए कर दिया जाए कि आपका केवल विरोध हो रहा है, विरोध को शांत करने के लिए इमरजेंसी लगाकर लोगों के अधिकार कुचल दिए जाए, जैसा उस समय हुआ 1975 में, तो वो चीजें अच्छी नहीं होती है। आपातकाल के विभिन्न प्रावधानों में नए खंड जोड़े गए। आर्टिकल 352 के 9 खंड हैं, याद रखिएगा, कभी आपातकाल पर क्लास लूंगा अलग से। 352 इतना सा नहीं है, युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, 9 खंड हैं 352 में। उसमें पता चलता है आपातकाल लगता कैसे है और आपातकाल हटता कैसे है। फिर आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं, वो आर्टिकल 353, 354, 358, 359 में है। तो 5 आर्टिकल जब मिलते हैं ना, तब तो क्या है कि या तो पूरा तैयार कीजिए या बिल्कुल तैयार मत कीजिए।
यदि कोई आर्टिकल कर रहे हैं पूरा करिए, नहीं करे तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे ही छोड़ दें, सारे ही छोड़ देंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा, है ना। मैक्सिमम चीजें कीजिए, जो कीजिए उसको पूरा कीजिए, जो छोड़े सीमित चीजें छोड़िए, फिर उसका पूरा छोड़ दीजिए, ये ध्यान रखिए। 352 में 9 खंड हैं तो 9 के 9 खंड हमको ध्यान होने चाहिए, तब तो सिलेक्शन होगा। आपातकाल के विभिन्न प्रावधान नए खंड जोड़े गए। ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति के अंतर्गत विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त होगी। साथ ही राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के मामले में उनके समाधान के विषय को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से बाहर रखा गया। एक्चुअली महत्वपूर्ण बात यह थी कि संशोधन के माध्यम से सरकार अपनी स्थिति स्ट्रांग कर रही थी, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेंगे उसके लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही उनको सलाह देगी। तो ऐसी स्थिति में उनका जो समाधान है वो न्यायालय की परिधि से बाहर होगा, क्योंकि इससे पहले 1970 के दशक में कूपरवाद आ चुका था, और कूपरवाद में ये कहा गया था कि अध्यादेश की जो विषय वस्तु है, उसकी जो सामग्री है, उस पर न्यायालय विचार कर सकता है कि अगर अध्यादेश सद्भावपूर्ण तरीके से जारी नहीं किया गया है, यदि वो गलत उद्देश्य में जारी किया है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 39वां संशोधन। इस संशोधन से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर देगा, क्योंकि मूलतः मामला कहां से उत्पन्न हुआ था, आपातकाल का, कि जब इंदिरा गांधी के विरुद्ध ये बात दायर हुआ राजनारायण के द्वारा, जो उनके अपोजिट कंटेस्टेंट थे इलेक्शन में 1971 का, कि भाई इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए जो निर्वाचन मशीनरी उसका दुरुपयोग किया, और वो तर्क प्रस्तुत हुआ। और 1975 को डिसीजन आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा की बेंच के द्वारा कि भाई हाँ, इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए जो निर्वाचन जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया, और यदि वो इस मामले में दोषी सिद्ध होती है तो ऐसी स्थिति में फिर वो 6 वर्ष तक जो है चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। तो फिर ये सारी स्थितियां, और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वो एक अलग कहानी है पूरी आपातकाल की। तो वहां 39वां संशोधन करके और भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव। कानून की विशेषता होती है संशोधनों की, वो आगामी तिथि से लागू होते हैं, ये पिछली तिथि से लागू कर दिया। यानी ये कह दिया कि न्यायालय विचार ही नहीं कर सकता किस पर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विषयों पर। यानी वो याचिका ही अवैध थी, वो याचिका जा ही नहीं सकती, है ना। कितना महत्वपूर्ण चीजें देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 329 जोड़ा गया, 329 जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन को केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही चुनौती दी जा सकेगी। यदि कोई न्यायालय उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए आदेश देता है तो भी निर्वाचन जो है वो विधि मान्य रहेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो भी वो निर्वाचन विधि मान्य रहेगा। तो ये एक तरह से अपनी उस आपातकाल की घोषणा, अपनी प्रधानमंत्री की जो पद है उसको बनाए रखने के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण संशोधन। तो विवादास्पद संशोधनों में आते हैं 38वां और 39वां संशोधन। ठीक है भैया, हाँ, ये हमने मॉड्यूल्स दे रखे हैं कोर्स में, आप सब जानते हैं। ठीक है, देखिए हमारी टीम लगा के देती है, तो मुझे बोलना भी चाहिए और प्रचार तो करना ही चाहिए। जो चीज दे रहे हैं हम बेहतरीन, तो मॉड्यूल्स भी दिए हुए हैं और वो भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी देख सकते हैं, मॉड्यूल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 40वां संशोधन है, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड अथवा महाद्वीपीय मग्न तट भूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण के संबंध में संसद को अनुच्छेद 297 के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ये एक तरह से आईआर से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 51 है, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों की बात करता है, वैसे ये 40वां संशोधन अनुच्छेद 297 की जो हमारी जो EEZ बोलते हैं, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन होता है, महाद्वीपीय जो निमग्न समुद्री तट होता है, कहां तक हमारी क्षेत्राधिकारिता होगी, वो सब इसके माध्यम से प्रस्तुत होता है। ठीक है, इस संशोधन से पूर्व ऐसी सीमाओं का निर्धारण राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा होता था, है ना। दोनों चीजें हमने लिख दी, अब संसद करती है। आर्टिकल 297 का आर्टिकल भी आप याद रखिए इसको। ठीक है, मैक्सिमम आर्टिकल याद रखिए जो बताते आ रहा हूं। 41वां संशोधन, राज्य लोक सेवा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। 15वें संशोधन से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई थी 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष। यहाँ 41वें संशोधन से स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष। हालांकि प्रावधान क्या होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, संघ लोक सेवा में 6 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल आयु का संदर्भ रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। ठीक है, आयु कमीशन, ये देखिए थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ चीजें उनको भी उतना ही महत्व दीजिए जितना कि एनालिटिकल चीजों को। और फैक्चुअल चीजों को भी यदि एनालिटिकल तरीके से याद करें ना, तो ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक वो हमारे मेमोरी में रहती है और समय पर उनका उपयोग हम कर पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। 42वां संशोधन आ गया। संविधान के बहुत सारे भाग और प्रावधानों में संशोधन से किए गए परिवर्तनों के कारण इसे संविधान का पुनर्लेखन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा गया। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा गया, संक्षिप्त संविधान। क्या क्या चेंजेस हुए देखते हैं। प्रस्तावना 3 नए शब्द आए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, हम सभी जानते हैं। संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़कर 10 मूल कर्तव्य आ गए, अब तो 11 मूल कर्तव्य हैं। 86वें संशोधन से शिक्षा वाला जोड़ा गया। राज्य नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया, है ना, 39A कैपिटल है।
और लिखा गया समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता, और उसी के लिए फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर भाग 14 क के रूप में 323 क और 323 ख जोड़े गए है ना, 14th ए, और इसका प्रावधान रखा गया अधिकरण है ना, 323 ए और 323 बी। ठीक है, और अनुच्छेद 74 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह से ही कार्य करेगा। बड़ा महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करने के लिए, है ना। ये लिखा गया कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री हो गया, तो लिखा हुआ था। और अब लिख दिया गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बाध्य शब्द नहीं लिखा गया, लिखा गया सहायता सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो जो करेगा शब्द है दैट इज ऑब्लिगेटरी, बाध्यकारी हो गया वो। ठीक है, याद रखिए। लोकसभा राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया और गणपूर्ति संबंधी प्रावधानों का लोप कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था, बड़ा विवादास्पद रहा, और इससे 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 2 बार बढ़ाया भी गया था। 1971 में 5वीं लोकसभा गठित हुई और उसका 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया इससे, है ना। तो ये प्रावधान रखा गया था। बाद में 44वें संशोधन से फिर उसे वापस से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। लोकसभा राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या में 1971 की जनगणना के आधार पर इस सदस्य संख्या को वर्ष 2000 तक के लिए नियत कर दिया गया। ठीक है, 1971 की जनगणना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी इसमें याद रखिए 42वां, 84वां, 87वां संशोधन, ये 3 संशोधन याद रखिएगा, ये इससे रिलेट हो जाएंगे परिसीमन से। अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करते हुए प्रावधान हुआ कि किसी संविधान संशोधन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ध्यान करिए, अनुच्छेद 24वां संशोधन में भी ऐसी व्यवस्था आई थी। अनुच्छेद 13 का संदर्भ था यहाँ, और आर्टिकल 368 के टाइटल में चेंज हुआ था। यहाँ 42वें संशोधन से भी आर्टिकल 368 में। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं इनको लिखते जाइए, मैक्सिमम तो ये चीजें दे ही रहा हूं, यहाँ जो बोल रहा हूं जिस तरीके से उसको समझिए, उसको जो है आप कंपेयर करने का प्रयास कीजिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 43वां संशोधन, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए कुछ अनुच्छेद जैसे 32 क इत्यादि को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो 32 क अब तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, 32 ए नहीं है, 32 जो आर्टिकल वो तो है ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो तो संविधान का हृदय और आत्मा है। अंबेडकर साहब ने कहा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यदि पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसके अभाव में अन्य सभी अधिकार जो है महत्वहीन हो जाएंगे, तो मैं अनुच्छेद 32 को छोड़कर किसी अन्य अधिकार का नाम नहीं ले सकता, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये कह रहे हैं संविधान सभा में कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का हृदय और उसकी आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। 44वां संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि 42वें संशोधन से जो कुछ विसंगतियां प्रस्तुत हुई थी उनमें से कुछ विसंगतियों को हटाने का प्रयास हुआ। जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी 44वें संशोधन के समय। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, है ना, 300 ए। ये सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, इसका बहुत बार पेपर में आता है, लगातार आया है। फिर 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा उसी समय कर सकेंगे जब प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल शब्द पहली बार, है ना, मंत्रिमंडल शब्द का समावेशन। अभी तक मंत्रिपरिषद शब्द चल रहा था। ठीक है, तो मंत्रिमंडल शब्द मूलतः कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 44वें संशोधन से पहली बार आर्टिकल 352 में आपातकाल के संदर्भ में जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित लिखित प्रतिवेदन देंगे राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी, तो मंत्रिमंडल शब्द का समावेशन हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकेंगे, यद्यपि पुनर्विचार के बाद सलाह बाध्यकारी होगी। ठीक है, 42वें संशोधन से बाध्यकारी, 44वें से पुनर्विचार रिकंसिडरेशन के लिए, और उसके बाद सलाह आई तो उसको मानने के लिए वो बाध्य होंगे। ठीक है, लोकसभा राज्य विधानसभा कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। निर्वाचन से जुड़े मामलों में अनुच्छेद 329 ए लोप कर दिया गया। फिर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, हाँ, संसद 2 माह में अनुमोदन करती थी, अब 1 माह में कर दिया गया। इसका अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत रखा गया, साधारण बहुमत की तुलना में विशेष बहुमत। ठीक है, आपातकाल जब पढ़ेंगे हम देखेंगे कि अनुमोदन यानी आपातकाल 1 माह बाद यदि जारी रखना है तो ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना चाहिए। पहले 2 महीने था, अब उसे 1 माह कर दिया। पहले केवल साधारण बहुमत था, साधारण बहुमत सरकार के पास हमेशा होता है। अब विशेष बहुमत है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कि जिसका मतलब यह है कि उसमें विपक्ष के सदस्यों को भी शामिल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर सरकार के पास इतना प्रचंड बहुमत नहीं है तो। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रखने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है 356 जिसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे आम बोलचाल में राष्ट्रीय शासन कहते हैं, उसकी अधिकतम अवधि है 3 वर्ष। 1 वर्ष से अधिक समय तक अगर वो जारी रखना है तो उसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, देश या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल विद्यमान हो 352 के अंतर्गत, और दूसरा, निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव संबंधी परिस्थितियां मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही 1 वर्ष से अधिक समय तक उसका विस्तार हो सकेगा, ध्यान रखिए। तो ये हमने लिखा
1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रखने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिनमें देश या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा और निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने में कठिनाई। अनुच्छेद 359 में संशोधन के द्वारा स्पष्ट किया गया कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो हैं, उनमें दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है वो आपातकाल में भी स्थगित नहीं होंगे। ठीक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अब किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं होंगे, उनको लेकर न्यायालय में जाने का अधिकार स्थगित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मॉड्यूल 2 है, तुलनात्मक राजनीति। 45वां संशोधन, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये 1990 तक के लिए कर दिया गया, 1990 तक। ठीक है, ये हमने देखा भी, पहले 8वां संशोधन देखा था, फिर अन्य संशोधन, फिर अन्य संशोधन, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 46वां संशोधन, इसके माध्यम से सुनिश्चित किया कि कर वंचना का होता है टैक्स की चोरी करना या करों की चोरी कम की जाए, इसके लिए 7वीं अनुसूची में संशोधन किए गए। ठीक है, 47वां संशोधन, 9वीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार अधिनियम शामिल किए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 48वां संशोधन पंजाब के संबंध में था। पंजाब में आतंकवादी स्थितियां जो थी वो भीषण हो गई थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वहां जो खालिस्तानी मूवमेंट था उसके बाद वहां स्थितियां बड़ी विकट थी। इस वजह से वहां राष्ट्रपति शासन जो है लंबे समय तक रखना पड़ा, 5 वर्ष से अधिक समय तक, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जा चुका था कि राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक समय तक नहीं होगा किसी भी जगह। तो अब अगर 5 वर्ष से अधिक समय करना है तो 6-6 माह में अनुमोदन होता है, तो उसके लिए संशोधन किए गए। तो अभी 2-3 संशोधन और आएंगे जो पंजाब के संबंध में होंगे, याद कर लेना। ठीक है, 48वां संशोधन, 356 में संशोधन करते हुए पंजाब के मामले में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की अवधि 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष कर दिया। यह संशोधन पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के दौर में चुनाव करा पाने की असंभव स्थिति के कारण हुआ। इसमें स्पष्ट हुआ कि पंजाब के मामले में चुनाव आयोग के प्रमाण पत्र के बिना भी राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 49वां संशोधन, संविधान की 6ठी अनुसूची के जो प्रावधान है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनको त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्र पर भी लागू करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संदर्भ में। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों पर इस संशोधन से त्रिपुरा राज्य द्वारा स्थापित जो जिला परिषदें हैं उनको, जिनकी स्थापना आदिवासियों के विकास और स्वशासन के लिए की गई थी, उनको संवैधानिक मान्यता दी गई। त्रिपुरा राज्य ने केंद्र से इस संशोधन को पारित करने के लिए सिफारिश की थी। ध्यान रखिए, त्रिपुरा ने केंद्र से संशोधन को पारित करने के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 50वां संशोधन, अत्यधिक महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 33 में संशोधन। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो लोक व्यवस्था का भार उठाते हैं, ठीक है, जिन पर सुरक्षा का दायित्व है, उनके जो मूल अधिकार है उनको सामान्य परिस्थिति में भी उपांतरित या निर्बंधित या जो है परिवर्तित किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। 1980 के दशक से कुछ अलगाववादी मूवमेंट भी चल रहे थे, तो कुछ और भी समूहों को इसमें, कुछ और भी बलों को इसमें लाया गया, फोर्सेस को। उसके लिए 50वां संशोधन किया गया, जिसमें लिखा गया आसूचना ब्यूरो, प्रति आसूचना ब्यूरो, यानी रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, काउंटर इंटेलिजेंस है ना, ये और इनमें लगे हुए जो दूरसंचार प्रणाली के जो सदस्य हैं, उनके भी फंडामेंटल राइट जो है वो सामान्य परिस्थितियों में निलंबित या परिवर्तित किए जा सकेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 33 में संशोधन करते हुए प्रावधान किया गया कि कुछ और वर्गों के व्यक्तियों के मूल अधिकारों को भी संसद विधि द्वारा परिसीमित या प्रतिबंधित कर सकती है। इन अन्य वर्ग के व्यक्तियों में आसूचना और प्रति आसूचना ब्यूरो और उसके अलावा लोक व्यवस्था, सशस्त्र बल और आसूचना ब्यूरो में स्थापित दूरसंचार प्रणाली में लगे हुए व्यक्तियों को शामिल किया गया। इस संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 33 में केवल सशस्त्र बल के सदस्य और लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्य ही शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 50 और फिर आर्टिकल है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल 33 का इसमें संदर्भ है। फिर आर्टिकल 51 है 84, इसके माध्यम से जो नॉर्थ ईस्ट ने उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संदर्भ में कुछ परिवर्तन किए गए। नागालैंड और मेघालय के स्वतंत्र राज्य बन जाने के कारण इस प्रकार का संशोधन आवश्यक हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं 52nd अमेंडमेंट, ये थर्ड मॉड्यूल है थिंकर्स के बारे में। 52nd अमेंडमेंट है जो दल बदल से रिलेटेड है, दल बदल निषेध की बात होती है इसमें, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिक्स जो चौथे आम चुनाव से शुरू हो गई थी, ठीक है, दल बदल निषेध, दल बदल निरोध जो चौथे आम चुनाव से भारतीय राजनीति की समस्या के रूप में देखा गया। दल बदल के प्रावधान अवैध घोषित किया गया। इसके लिए 10वीं अनुसूची का समावेशन, जिसमें कुछ शर्तें जोड़ी गई है ना।
तो जिनके आधार पर संसद सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर सदन के अध्यक्ष और सभापति के द्वारा अयोग्य घोषित करने की शक्ति दी गई। ये 10वीं अनुसूची के प्रावधान कभी विस्तार से अपन देखेंगे, तब ये पूरी डिटेल इसकी समझ में आ पाएगी, है ना। 15-20 मिनट की क्लास 10वीं अनुसूची पे कभी रख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक 91 संशोधन और आएगा जो दल बदल के ही प्रावधानों के संदर्भ में लागू होगा। साथ ही मंत्रिपरिषद की आकार को एक निर्धारण उसमें किया गया लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में। 53वां संशोधन है, तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सुमेलित में भी पूछा जाता है। इसके लिए नया प्रावधान जोड़ा गया ताकि मिजोरम के धार्मिक और सामाजिक तथा रूढ़िगत कानून और प्रक्रियाओं को संरक्षण दिया जा सके। 54वां संशोधन, संविधान की दूसरी अनुसूची में परिवर्तन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई, ठीक है। फिर 55वां संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को भारत संघ में राज्य के रूप में शामिल करते हुए उसके लिए नया अनुच्छेद जोड़कर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 55th अमेंडमेंट। फिर 56वां संशोधन, इसके द्वारा गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, जिसमें विधानसभा के सृजन उसकी सदस्य संख्या 30 रखी गई। तो ये ध्यान रखिए, देखिए जरा, 53वां संशोधन मिजोरम के लिए और 55वां संशोधन अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो 53, 55 और 56 ये जो राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड है। मेरा आग्रह रहेगा ऐसे 10-12 संशोधन है जो राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड है, इनको एक साथ अपन याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं ये, ठीक है। 57वां संशोधन, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधी जो प्रावधान है उसमें परिवर्तन किया गया, ठीक है। अत्यधिक महत्वपूर्ण संशोधन ये भी नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान में परिवर्तन। 58वां संशोधन, इसके माध्यम से संविधान में एक नया प्रावधान अनुच्छेद 394 कै जोड़ा गया है ना, 394A। संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ इसको बोला जाता है ना, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 394A संविधान का 22वां भाग है। आर्टिकल 393, 394, 394A और 395 है ना। प्रारंभ, संविधान का जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 4 बिंदु इसमें दिए हैं। तो इसका जो टाइटल है वो है संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो 394 का जोड़ा गया, जिसके माध्यम से संविधान के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है ना। और 59वां संशोधन 1988 356 में संशोधित करके राष्ट्रपति शासन के कुछ प्रावधान पंजाब में लागू होने से बाहर किए गए। अनुच्छेद 359A जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत की अखंडता को आंतरिक अशांति से खतरे की दशा में भी आपात की उद्घोषणा करने, अनुच्छेद 20 को छोड़कर अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित किया। ये पंजाब के संदर्भ में है ना, ये प्रावधान केवल और केवल पंजाब के संदर्भ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 60वां संशोधन है 1988 अनुच्छेद 276 में परिवर्तन करते हुए राज्य को व्यक्तियों के व्यापार, व्यवसाय, आजीविका इत्यादि पर कर लगाने की सीमा को बढ़ाया गया ताकि राज्य को अतिरिक्त आय प्राप्त होने में सहायता मिल सके, ठीक है। 61वां संशोधन, इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में परिवर्तन करते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है अनुच्छेद 326 की व्यवस्था है, ठीक है ना, अनुच्छेद 326। तो पहले लिखा गया था 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार, और अब लिख दिया गया 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके प्रत्येक भारतीय नागरिक जो अनिवास, चित्त विकृति, अपराध, अवैध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य घोषित ना हो वो मतदान का अधिकारी होगा। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। 61 अमेंडमेंट तक हमने बात की है, अब हम 62nd अमेंडमेंट से शुरू कर लेते हैं फटाफट से। 62वां संशोधन जो है 1989, इसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीयों के संबंध में आरक्षण और मनोनयन को अगले 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया, जिसके लिए अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है ना। तो 1989 में हो रहा है, इसका मतलब वर्ष 2000 तक के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था बढ़ा दी गई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 63वां संशोधन है, इसके माध्यम से अनुच्छेद 359A का निरसन कर दिया है ना। देखा होगा आपने, तो पंजाब के संदर्भ में अभी देखा था हमने, आंतरिक अशांति वाला जो मामला था, आपातकाल की अवधि को बढ़ाना, राष्ट्रीय शासन की अवधि का, और पंजाब के मामले में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को आगे जारी रखा गया। मैंने इसलिए कहा था कि 4-5 संशोधन पंजाब का जो राष्ट्रीय शासन है उसके संदर्भ में होंगे, क्योंकि वहां लगभग 5 साल से ज्यादा समय तक रखना पड़ा था राष्ट्रीय शासन। 64वां संशोधन है, इस संशोधन द्वारा पंजाब में राष्ट्रीय शासन की अधिकतम अवधि जो अनुच्छेद 356 में निश्चित शर्तों के अधीन 3 वर्ष दी है, इसे 6 माह और बढ़ाने का प्रावधान किया गया,
अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि पंजाब के मामले में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में अनुच्छेद 356 की जो शर्तें हैं वो लागू नहीं होंगी, अर्थात वहां राष्ट्रीय शासन 3 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकेगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पंजाब वाले जो 3-4 संशोधन उनमें 64वां संशोधन ज्यादा महत्वपूर्ण और लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पूरी डिटेल यहाँ पर आई है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मॉड्यूल 4 है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का, जिस पर अपन बात कर रहे हैं। और इसमें चूंकि इसका कोर्स इंडियन पॉलिटी वाला कोर्स सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा वीडियो क्लासेस, सबसे ज्यादा संख्या में ई नोट्स, सबसे ज्यादा जो है क्लासेस जो है वो इस वाले मॉड्यूल में मिलती है ना, क्योंकि इसका कोर्स सबसे बड़ा होता है। और अमूमन ये रहा है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी एरिया के आते हैं। हालांकि लास्ट ईयर बाद में तो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी अभी हो सकता है कि नए वाले में फिर से इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 65वां संशोधन है 1990। संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, हाँ बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। ऐसा एक संशोधन अभी और आएगा जो इससे रिलेट करेगा। तो 65वें संशोधन से आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया और ये करा गया इसमें प्रावधान कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है ना, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये तीनों आयोग जो है संवैधानिक आयोग हैं, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, अनुच्छेद 338, 338A, 338B है ना, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है ना। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का प्रावधान, जिसमें संरचना दी गई, इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 5 सदस्यों का प्रावधान किया गया, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, उनके संरक्षण और उनके विकास के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य करने के दायित्वों से उनको युक्त किया गया है। ठीक है, वेरी मोस्ट अमेंडमेंट, ये ध्यान रखिए। बाकी सारे अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 66वां संशोधन है विभिन्न राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित भूमि सुधार विधियों को संविधान की 9वीं अनुसूची में। ऐसे 4-5 अमेंडमेंट आ चुके हैं जहां कुछ राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो वो एक बार एक लिस्ट में देख लीजिए, वो वैसे याद हो जाएंगे है ना। जैसे 29वां संशोधन महत्वपूर्ण था क्योंकि वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार के रूप में प्रस्तुत हुआ था। 67वां संशोधन है अनुच्छेद 356 में परिवर्तन करते हुए पंजाब में राष्ट्रीय शासन की उद्घोषणा 6 माह के लिए और बढ़ाया गया। 68वां संशोधन फिर से पंजाब में राष्ट्रीय शासन की उद्घोषणा 4 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए, क्योंकि पंजाब राज्य में तत्कालीन आतंकवाद और उग्रवाद की परिस्थिति के कारण चुनाव करा पाना संभव नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 69वां संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण, 69 और 70 दोनों संशोधन महत्वपूर्ण हो गए बहुत ज्यादा। संघ राज्य क्षेत्र जो यूटी दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी, उसके लिए विशेष व्यवस्था करते हुए एक विधानसभा और उसके लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान किए गए। साथ ही दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाने लगा, एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, 70वां संशोधन अनुच्छेद 54 में संशोधन हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या उसकी प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचित सांसद, निर्वाचित विधायक शामिल थे और उसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र जो पांडिचेरी है उसके भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया 70वें संशोधन से। 69-70 दोनों दिल्ली के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में 17वां संशोधन महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, संभवतः 17वां संशोधन का ईयर शायद मैं एक बार कंफर्म कर लेंगे, शायद 1992 होगा। ठीक है, और ये 1995 से लागू हुआ था। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेंगे है ना। कोई ऐसा किसी चीज में अगर ऐसा लगता है कि कोई एक आध दो पॉइंट्स में, एक आध दो संशोधन में, कोई ईयर वगैरह में, कोई लाइनों में कहीं कोई विसंगति आपको लगे, तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में, यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है वहां मैसेज कर सकते हैं। उसको तुरंत देख के अपन जो है नेक्स्ट क्लास में या उसके जो है आंसर में, पोस्ट में अपन उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल इसकी सुविधा दे रखी है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। 71वां संशोधन, 21वां संशोधन आया था, याद होगा, सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में। अब क्या हुआ, संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 3 अन्य भाषाओं के रूप में, जिससे 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 18 हो गई है। फिर 72वां संशोधन, त्रिपुरा राज्य की विधानसभा के संबंध में स्थानों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को लेकर विशेष प्रावधान, कुछ प्रावधान वहां किए गए। ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। हाँ, 73वां 74वां संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 73वां तथा 74वां
संशोधन, ठीक है, 73वां और 74वां संशोधन किए गए थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की दृष्टि से भारत में। तो ये हमने लिखा है और इसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक संरक्षण दिया। देखिए, आप सब जानते हैं कि पंचायती राज का प्रारंभ तो 2 अक्टूबर 1959 से हो गया था, राजस्थान से प्रारंभ हुआ था, लेकिन इतने वर्षों बाद उसे संवैधानिक संरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि जब तक संविधान में जगह नहीं दी गई थी तब तक पंचायती राज जो विभिन्न स्टेट्स में थे, क्योंकि राज्य सूची का विषय है, वहां एक नियमितता, एक रूपता नहीं थी। कहीं चुनाव टाइम पर हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, कहीं अध्यक्ष के पद खाली हैं, कहीं बैठ के नियमित हो रही नहीं हो रही है, उनके कार्य डिफाइन नहीं थे, उनके पास जो फाइनेंशियल सोर्सेज है वो नहीं थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई बहुत महत्वपूर्ण रूप से। तो 73वां संशोधन 1992, इसको विशेष रूप से याद रखना, राजस्थान के संदर्भ में भी याद रखना, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आते हैं, बार बार कह रहा हूं। तो 73वां संशोधन लागू होता है 1993 में, ठीक है। तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया इसके लिए, ठीक है, और 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 क से 243 अण तक इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि प्रावधान जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में 29 विषय का उल्लेख किया गया, ये बहुत बार पूछा जाता है, सुमेलित में पूछते हैं, जिन पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी जा सकती है। 74वां संशोधन, इसके माध्यम से नगरीय प्रशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण देते हुए संविधान में नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची और उसमें 18 विषयों का प्रावधान किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। फिर 75वां संशोधन अधिनियम 1993, इसके माध्यम से अधिकरणों के प्रावधानों में नया उपखंड जोड़ा गया और यह कहा गया कि भूमि भवन के किराए संबंधी विवादों को हल करने के लिए अधिकरण की स्थापना की जा सकेगी। अधिकरण हमने पहले भी देखा है, 42वें संशोधन से अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 323B, संविधान में नया भाग 14A जोड़ा गया था। फिर 76वां संशोधन 1994, संविधान की 9वीं अनुसूची में स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया, जिसका संबंध तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित किए गए कानूनों से था, ठीक है। तो ये विधियां हैं 9वीं अनुसूची के लिए। हाँ, अब महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जो आरक्षण के संबंध में जो संशोधन किए गए, पहला संशोधन और 77वां संशोधन, 81वां संशोधन, 85वां संशोधन, 82वां संशोधन, ठीक है, और 103वां संशोधन और 93वां संशोधन है। तो इनको इस तरह से याद कर लीजिएगा, है ना। विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण के संदर्भ में ये जो है आते हैं प्रावधान, और अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 से इनका संबंध हो जाता है। देखिए जरा, 77वां संशोधन, अनुच्छेद 16 में नया खंड 4A जोड़ा गया और इंदिरा साहनी वाद, है ना, इसे मंडल मामला भी कहते हैं, मंडल मामला, है ना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसके आधार पर था। इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के फलस्वरूप जो उत्पन्न हुए विषय को ध्यान में रखते हुए संशोधन प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को जोड़ा गया, है ना, रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखिएगा, ये कभी हम रिजर्वेशन वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और उसके जो केसेस हैं उन पर भी मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास किस दिन ले लूंगा, आधा पौन घंटे क्लास, है ना। रिजर्वेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो अमेंडमेंट किए गए और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इस पे निर्णय दिए गए, है ना, उस पर एक दिन आधा पौन घंटे क्लास रख लेंगे यदि आप लोग चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहां से भी, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। 78वां संशोधन है 1995, 9वीं अनुसूची में विभिन्न भूमि सुधार अधिनियम जोड़े गए, जिनकी संख्या 284 पहुंच गए, है ना, ये ध्यान रखिए, 284, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम की संख्या। 79वां संशोधन, अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा विधानसभा में स्थान आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको अगले 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो 1999 में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 2010 तक के लिए यह व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ठीक है। 80वां संशोधन, यह संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, हम जानते हैं, एक संवैधानिक आयोग है जिसमें केंद्रीय कर और शुल्कों में से राज्यों को दिए जाने वाले भाग का कुछ नया आधार तय करता है, ठीक है। कुछ संशोधन टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड है। अभी हाल के वर्षों में 101वां संशोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जो जीएसटी से रिलेटेड है 2016 का, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। 81वां संशोधन, अनुच्छेद 16 में नया खंड 4ख, है ना, 4B जोड़ा गया, जिससे किसी वर्ष में ना भरी जा सकने वाली जो आरक्षित रिक्तियां हैं उनको अगले वर्ष में रिक्तियों का पृथक वर्ग माना जाएगा, 50% की सीमा से पृथक माना जाएगा। एक सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, अग्रनयन का सिद्धांत, है ना, बैकलॉग बोलते हैं आम बोलचाल में, कॉन्स्टिट्यूशन इसे अग्रनयन के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 82वां संशोधन, अनुच्छेद 335 में आर्टिकल 16 का जो आरक्षण है उसके साथ एक शर्त होती है कि अनुच्छेद 35 के साथ उसे पढ़ा जाए। अनुच्छेद 35 जो है वो प्रशासनिक दक्षता का एक संदर्भ प्रस्तुत करता है, तो वहां अनुच्छेद 335 में एक नया परंतु जोड़ा गया, एक सब पैराग्राफ जोड़ा गया, प्रोविजियो बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित पदों के स्थान भरते समय मूल्यांकन के मापदंड और योग्यता के अंकों में कटौती की जा सकेगी, है ना, ताकि जो आरक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा किया जा सके, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको साकार किया जा सके, ठीक है। 83वां संशोधन 2000, इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए
दिया जाने वाला जो आरक्षण है वो अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगा। हाँ, ये कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्योंकि पंचायती राज से रिलेटेड भी हो गया और वहां पर जो आरक्षण है वो किस स्टेट पर नहीं दिया गया 83 संशोधन से, तो अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगा, ये संदर्भ वहां पर रखा गया। ठीक है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 84वां संशोधन, हाँ 84वां संशोधन मैंने बताया था उस समय, 42वां संशोधन, 84वां, 87वां परिसीमन से रिलेटेड हो गया। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या में वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या अपरिवर्तित रखने का प्रावधान किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 85वां संशोधन अनुच्छेद 16 में परिवर्तन करते हुए प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को लोक सेवा में पदोन्नति करते समय पारिणामिक ज्येष्ठता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको किस दिन हम समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है समझने में ये। तो आर्टिकल 16 में प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को लोक सेवा में पदोन्नति देते समय पारिणामिक ज्येष्ठता जो है उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यानी वरिष्ठता जो है उसका लाभ कहां से मिलेगा, ये ध्यान रखिए। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, कॉन्सिक्वेशनल सीनियोरिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पारिणामिक ज्येष्ठता। ठीक है, पारिणामिक वरिष्ठता भी बोल देते हैं, ज्येष्ठता की जगह वरिष्ठता शब्द आता है सीनियोरिटी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। 86वां संशोधन हाल के वर्षों में बड़ा क्रांतिकारी संशोधन माना गया ये, जिसमें अगर आपको ध्यान होगा आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल है ना, मैं यहाँ हाँ ये लिखा हुआ है मैंने, शिक्षा के अधिकार का अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया, जिसमें प्रावधान हुआ कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। आरटी बोलते हैं जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है ना, आरटी का जो है शिक्षा का अधिकार, आरटीई, ठीक है ना, ये लागू होता है। इससे 2009 में कानून बना, 2010 से वो लागू हुआ और संशोधन 2002 में हो गया। मूल रूप से प्रावधान अनुच्छेद 45 में राज्य नीति के निदेशक तत्व में दिया गया था। क्या लिखा गया था अनुच्छेद 45 में? संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्षों के भीतर। अनुच्छेद 45 में जो लाइन लिखी गई है उसे हम देख लेते हैं। आर्टिकल 45 में मूल लाइन, मूल वाक्य, मूल वाक्य था क्या कि इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के भीतर शिक्षा का प्रावधान, ठीक है, उसे लागू करने 50 साल लगे क्योंकि संसाधनों की जरूरत पड़ती है, राज्य की प्राथमिकताएं होती हैं। और अब अनुच्छेद 45 छोटे बच्चों की देखभाल, है ना, ये लाइन आ गई इसमें, छोटे बच्चों की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक शिक्षा, है ना, अर्ली चाइल्ड केयर बोलते हैं इसको, अभी नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भी विशेष ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक शिक्षा, तो आर्टिकल 45 जो है ना उसकी लैंग्वेज अब ये हो चुकी। ठीक है भैया, आइए, हाँ ये मॉड्यूल 5 है हमारा, आईआर से रिलेटेड है, ठीक है, इसको देख सकते हैं और कंप्लीट कोर्स है जिसमें सारे मॉड्यूल्स हैं। 87 अमेंडमेंट हमने अभी बताया था, परिसीमन से रिलेटेड है, राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाने का, हालांकि सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो ये परिसीमन में जब बात होती है ना, तो जैसे आंतरिक जो परिवर्तन होता है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या बढ़ गई है, कुछ में घट गई है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलाए जाएंगे, कुछ निर्वाचन क्षेत्र मिलाए जाएंगे। तो जैसे राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सीट है और जयपुर से पहले एक ही लोकसभा सांसद चुने जाते थे, अब 2 हो गए, लेकिन सीटें तो टोटल 25 ही हैं। तो परिसीमन में सीटों की संख्या तो 2026 तक परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन जो आंतरिक समायोजन इसको बोलते हैं, इंटरनल एडजस्टमेंट, वो चेंज हो सकेगा 2001 की जनगणना के आधार पर, है ना। उदाहरण इसलिए दिया मैंने आपको, राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सीटें, 25 ही थी, 25 ही हैं अभी भी। जयपुर से एक ही लोकसभा सांसद थे, ठीक है, वर्षों पूर्व जयपुर से लोकसभा की एक ही सीट थी, अब 2 सीट हो गई, एक सीट जयपुर और एक सीट जयपुर ग्रामीण हो गई। तो ये कैसे हो गया, जबकि टोटल तो 25 ही है। तो कहीं कुछ सीटों का मर्ज किया गया, कहीं कुछ सीटें कम की गई, कहीं कुछ सीटें जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ी गई। ठीक है, कई बार हम पढ़ते भी हैं कि ये सीट, फला सीट जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई आ रही है ना, इस प्रकार की चीजें जब चुनाव होते हैं ना, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आएगा।
88वां संशोधन है, इसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल जो है, 7वीं अनुसूची, उसकी संघ सूची में एक नई प्रविष्टि जोड़कर सेवा कर लगाने का, सर्विस टैक्स लगाया गया था। अब तो जीएसटी की व्यवस्था हो गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आप ध्यान रखिए, वस्तु और जो माल कर, सेवा कर जिसको बोलते हैं, तो ये सेवा कर का, सर्विस टैक्स का प्रावधान उस समय आया था 88वें संशोधन 2003 से। जितना जीएसटी चर्चित है, एक समय पर ये सर्विस टैक्स ही चर्चित रहा करता था, है ना, ध्यान रखिए। 89वां संशोधन है, अनुच्छेद 338 में संशोधन करते हुए, हाँ आपको ध्यान होगा, शायद 65वां संशोधन हमने पढ़ा था इससे पहले। अब 89वां संशोधन भी उससे ही रिलेट हुआ। अनुच्छेद 338 में संशोधन करते हुए नया अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया है, 338 ए जोड़ा गया, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए अलग अलग आयोगों का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैंने कहा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और अभी आगे एक संशोधन देखेंगे जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 89वां संशोधन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 90वां संशोधन, इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 332 में परिवर्तन करते हुए असम में बोडोलैंड के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए। बोडोलैंड की जो मांग है वो एक स्वायत्त मांग है, तब तक तो ठीक है, लेकिन वो जब हिंसक हो जाती है तो फिर उसका दमन कर दिया जाता है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे संगठन वहां सुनने में आते हैं। अच्छा, बोडोलैंड की स्वायत्ता का संदर्भ हम देखते हैं कि 92वें संशोधन से जो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, तो बोडो भाषा जो इस क्षेत्र में बोली जाती है, उसको एक जो है 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 91वें संशोधन वही दल बदल 52वें संशोधन से रिलेट कर देंगे। इसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक ही मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का प्रावधान दल बदल और 10वीं अनुसूची के नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए। ध्यान रखिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, इसमें जो विषय है 15% वाला, लोकसभा में प्रधानमंत्री समेत और राज्यों में मुख्यमंत्री समेत। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। राज्यों में संख्या 12 से कम नहीं होगी मंत्रियों की संख्या। ठीक है, तो वहां केंद्र में न्यूनतम संख्या प्रावधान नहीं किया, अधिकतम का प्रावधान किया। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा रहा है, 2003 में जब से लागू हुआ। 92वें संशोधन अधिनियम 2003, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 93वें संशोधन, अनुच्छेद 15 में संशोधन किया। क्या कहा गया? 15(5) जोड़ा गया ऐसे, है ना, आर्टिकल 15(5), जिसमें क्या कहा गया कि सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें भी विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे, यद्यपि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इस प्रावधान से बाहर रहेंगे। ठीक है, तो जो निजी संस्थानों को भी उस आरक्षण के दायरे में लाया गया, यद्यपि अल्पसंख्यक, क्योंकि अल्पसंख्यक का संदर्भ है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में अलग चला जाएगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, ये ध्यान रखिए। पिछड़े वर्ग के लिए आधार क्या हो गया? सामाजिक शैक्षणिक, अब तो 103वें संशोधन से आर्थिक भी हो गया, और अल्पसंख्यक के लिए आधार क्या है? धर्म या भाषा, आर्टिकल 30। ठीक है, 94वें संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 164 में राज्य मंत्री परिषद में जनजाति कल्याण के मंत्री के बारे में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। बिहार के स्थान पर छत्तीसगढ़, झारखंड शब्द रख दिया गया है ना, ये महत्वपूर्ण है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसमें जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान किया जा सकेगा। 4 स्टेट ये रखे गए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। पहले बिहार था, बिहार जो है उसको वहां से बिहार के स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड रख दिया गया है। तो झारखंड का निर्माण होने के बाद ये माना गया कि बिहार से जो जनजाति जो जनसंख्या का जो मैक्सिमम अनुपात है वो झारखंड में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो वहां जनजाति कल्याण का संदर्भ रखा गया। फिर 95वें संशोधन जो है ये 2006 में प्रिंट हो रखा था, 2009 में हुआ है ये, इसलिए यहाँ लिख दिया है। अनुच्छेद 334 में परिवर्तन करते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा और विधानसभा में स्थानों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, तो ये 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 96वां संशोधन 2011, है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया शब्द को ओडिया कहा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 97वें संशोधन 2011, है ना, सहकारी समितियों के संवैधानिक संरक्षण के लिए संविधान में नया भाग 9ख, ठीक है, 9ख, 9b और नए अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियों के निर्माण का अधिकार दिया गया। यह अनुच्छेद 19 1 और c। ठीक है, संघ और समुदाय निर्माण के अधिकार के साथ सहकारी समितियां, राज्य नीति के निदेशक में नया अनुच्छेद 43b जोड़ा गया। अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया, 3 जगह इससे चेंज हुआ है और 13 नए आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, नए भाग में। 98वें संशोधन 2012, इसमें कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु नया अनुच्छेद 371 जे का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र, ये हैदराबाद वो पूर्व आंध्र प्रदेश या वर्तमान तेलंगाना वाला क्षेत्र नहीं है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा और गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 371 में, तो 371 जे, तो इसलिए मैंने कहा था 371, मैं यहां लिख देता हूं
अनुच्छेद 371 तथा 371 ए से 371 जे तक विषम या असममित संघवाद का उदाहरण। ठीक है, ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इसको बोला जाता है ना। कुछ राज्यों को विशेष संरक्षण देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में व्यवस्था थी, 370 की उस व्यवस्था का निरसन कर दिया गया 2019 में। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट बढ़ते हैं। समापन की तरफ इस टॉपिक के हम लोग 99वें संशोधन बहुत महत्वपूर्ण संशोधन माना गया था उस समय। कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड है, उसमें कुछ आपत्तियां भी उठाई जाती रही हैं। कॉलेजियम को एक दिन अलग क्लास में बताएंगे हम, आधे पौन घंटे क्लास चलेगी, 3 जजेस केसेस का उसमें संदर्भ लेंगे। तो वो व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 2014 में 99वें संशोधन लाया गया था। हालांकि फिर इसको समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 जजेस केस में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, ठीक है, हाई कोर्ट में स्थानांतरण और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में नियुक्ति के विषय में मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था को प्रतिस्थापित करते हुए उसको रिप्लेस करा गया, सब्स्टिट्यूट किया गया और उसके स्थान पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी, ठीक है, का प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 222 में परिवर्तन किए गए थे। यद्यपि न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे में दी गई न्यायिक स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को महत्व देते हुए 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम का भी लोप कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण रूप से। 100वां संशोधन भारत और बांग्लादेश के संबंध में आईआर के संदर्भ में हो गया। जैसे 9वां संशोधन था बेरूबाड़ी, ये 100वां संशोधन याद रखिए। 162 गलियारों का आदान प्रदान किया गया भारत और बांग्लादेश के संबंध में, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 162 गलियारों के आदान प्रदान को लेकर समझौता, जिससे वहां नागरिकता, पहचान की समस्या, सुविधाओं की समस्या जो थी उनको दूर कर दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 101वां संशोधन एकीकृत कर व्यवस्था को ध्यान रखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, इसको माल एवं सेवा कर भी लिखा हुआ मिलता है कई बार, है ना, तो जीएसटी ध्यान रखिएगा। और वस्तु या सेवा कर परिषद, इससे देखिए 3 जगह प्रावधान चेंज हुआ, 246 ए, 269 ए और 279 ए, है ना। 279 ए में जो है वो जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है, याद रखिए। ठीक है, 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, संविधान में नया अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया है इसके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नाम से एक नया आयोग है ना। अभी तक आर्टिकल 340 की व्यवस्था रही थी, जिसमें राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग गठित कर सकते थे, जैसे काका कालिलकर आयोग 53 में और 77 में जो है मंडल आयोग का गठन किया गया था, है ना। लेकिन अब ये संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया। 103वां संशोधन शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग, इसको ईडब्ल्यूएस आरक्षण हम लोग बोलते हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, इसके लिए 10% तक आरक्षण अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में भी संशोधन, तो 15(6) और 16(6), है ना। और ये मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा, 10% तक आरक्षण दिया जा सकेगा। इसके लिए सीमा मापदंड रखिएगा, याद रखिए। 104वां संशोधन 2019 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक के लिए और बढ़ाना, ये आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो ये लेटेस्ट हो गया। लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है 2030 तक के लिए 104वें संशोधन से। ठीक है, 105वां संशोधन, ये देखिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ईयर जो है ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं 2021। संशोधन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की अनुमति देता है कि वे सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची खुद बना सकते हैं। 102वें संशोधन से इसको जोड़ा गया है, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, ठीक है, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित कर सकेंगे। लेकिन 105वें संशोधन ने एक प्रावधान किया कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सूची अधिसूचित कर सकेंगे। और इसके अलावा ये बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार देता है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी अपनी सूची बनाए, है ना। तो अनुच्छेद 102 ने जहां पिछड़े वर्ग के संबंध में केवल केंद्र को, राष्ट्रपति को अधिकार दिया था, 105वें संशोधन ने उसमें मॉडिफिकेशन किया, उसमें अमेंडमेंट किया और राष्ट्रपति और केंद्र के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पिछड़े वर्गों के संबंध में जो सूचियां तैयार करने का जो शक्ति है वो प्रदान कर दी। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण। और अब 106वां संशोधन जो अभी लेटेस्ट 106 संशोधन हमारे हुए हैं, उसमें इसके बारे में वैसे जब संशोधन हुआ था तब भी मैंने बात की थी और इसको हमने लिया है। देखिए, ये 2023 का ईयर हो गया और ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित 28 सितंबर 2023 को स्वीकृति दी गई। इंडियन कानून ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से हमने, पीआरएस की जो वेबसाइट है वहां से इसका ये डेटा प्राप्त किया। इस प्रकार से
ये 106 संशोधन अधिनियम 2023 ये उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। अनुच्छेद 239 ए का संशोधन है ना, 239 डबल ए, ये दिल्ली के संदर्भ में आएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा अनुसूचित जातियों के आरक्षित सीटों में से यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, इसको तो बहुत और भी आप मैंने वैसे इसके अलग से क्लास ले रखी है, और किस दिन ले लेंगे। 106वां संविधान संशोधन 5-10 मिनट की एक अलग से क्लास भी ले लेंगे, इसका महत्व भी देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट हो गया और अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है ना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये एक लाइन दी है उसमें। ठीक है, फिर अनुच्छेद 330 ए जोड़ा गया। 330 लोकसभा में स्थानों के आरक्षण के बारे में 330 ए जोड़ दिया। लोकसभा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, सीटें आरक्षित होंगी कुल सीटों में से, और ये 330 के खंड 2 के अधीन आरक्षित कुल सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली कुल सीटों में से यथासंभव 1/3 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 332 ए ये राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में हो गया। सेम वही लैंग्वेज आ जाएगी यहाँ पर भी। ठीक है, कि राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे, बेहतर रहेगा। और अनुच्छेद 334 ए जो लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण है उसकी अवधि बताता है। तो यहां ये कहा गया कि महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो प्रभावी होगा, और इसकी शुरुआत जो है वो किस प्रकार से होगी, और ऐसे प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के लिए ये रखा गया। जैसे वहां आरक्षण 10-10 वर्ष के लिए रखा गया था, वो बढ़ाया गया है, वैसे ये मूलतः है 15 वर्ष की अवधि का संदर्भ इसमें रखा गया है ना। 239 डबल ए, 330 ए, 332 ए, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का संदर्भ इसमें है, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें। ठीक है, उस तारीख तक जारी रहेंगी जिससे संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी। ठीक है, तो ये कभी और हम डिटेल में भी इस पर हम बातचीत कर सकेंगे। ठीक है, तो और ये जो है आप इसमें देख सकते हैं, ये पूरा ही मैंने वो कंटेंट ले लिया था। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट कोर्स का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 106 संशोधनों की यात्रा की कॉन्स्टिट्यूशन डे स्पेशल जो महाग्रंथ क्लास हमने जिसको संबोधित किया, अपने इस संविधान के प्रति एक श्रद्धा, एक समर्पण, एक हमारे संविधान से जो हम प्राप्त करते हैं एक नागरिक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, ठीक है, एक शिक्षक के रूप में, और हम संविधान हमें देता ही देता है, तो हम भी उस संविधान को याद करके उसको अपने विचारों में, अपनी क्रियाओं में, अपने लेखन में, अपने जो स्किल में उसे हम प्रस्तुत करें, अभिव्यक्त करें, तभी ये संविधान के प्रति हमारी जो एक सच्ची जो श्रद्धा है, संविधान के प्रति हमारा एक जो सादर जो प्रेम है वो इसमें अभिव्यक्त हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी आगामी एग्जामिनेशन के लिए, और संविधान के विषय में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त हुई हो। मिलता हूँ कल एक नई क्लास में आप लोगों के साथ, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सकारात्मक बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।